नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी के लिए आप सभी को पता है झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत की गई है 2025 और 26 आपको कंप्लीट करके जानी है। क्या पढ़ना है, बजट बहुत बड़ा एक पार्ट हो जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन 14th जेपीएससी 2 से 3 सवाल एग्जामिनेशन में मिलेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा भी बजट 2026-27 का प्रस्तुत कर दिया गया है, एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित बजट। यहां से भी 2 से 3 सवाल ओवरऑल अगर बजट की बात कर ली जाए, यानी बजट जो चैप्टर है यहां से आपके केंद्र सरकार और स्टेट सरकार को मिला करके 5 सवाल, ठीक है। कुछ स्टैटिक पार्ट्स के सवाल होंगे और करंट को जोड़ते हुए। तो आज हम लोग राज्य सरकार यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत की गई है 2025-26 की लेटेस्ट हर एक डाटा के साथ आपको इस वीडियो में कंप्लीट कंसेप्चुअली तौर से हर एक चीज को, टर्मिनोलॉजी को समझाते हुए हम लोग कवर करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग में से सभी स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। आपको अभी मैं समझा दूंगा कौन कौन से, क्योंकि डाटा बहुत है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। तो क्या चीजें आपको केवल याद रखनी है, क्या क्या फिजिकल डिफिशिट हो गया, प्राइमरी डिफिशिट हो गया, रेवेन्यू डिफिशिट हो गया, मोनेटाइज डिफिशिट, ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझा दूंगा पहले। उसके बाद ही ये नोट्स का कोई मतलब फिर नहीं रहेगा अगर नहीं समझेंगे तो। रही बात एप्लीकेशन में, आपको पूरा कंटेंट डिलीवर कर दिया गया बजट का। भारत सरकार के बजट पे काम चल रही है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पूरे नोट्स को रेडी करके, क्योंकि पूरी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है, जहां से सवाल बनेंगे उस पर अभी काम किया जा रहा है। उसके नोट्स और वीडियो भी आपके एप्लीकेशन में आएंगे, हो सकता है यूट्यूब पर भी वीडियो आ जाए। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बजट को, समझते हैं एक एक चीज को, फिर हम लोग आएंगे मेन डाटा जो झारखंड सरकार के द्वारा जारी की गई। देखिए, जब बात होती है बजट तो सिंपल सा, इस बजट को समझने के लिए आप अपने दैनिक जीवन में आ जाइए और अपने बजट फ्रेंडली चीजों को जोड़ने की कोशिश करिए। आपको पता है कि एक साल में, ठीक है ना, आपको पता क्या है कि एक साल में आपका खर्च कितना है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका खर्च कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए, आय भी होनी चाहिए, यानी उतनी इनकम भी होनी चाहिए। अब होता ऐसा है कि आपके खर्च बहुत अधिक होते हैं लेकिन उतनी इनकम नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ऋण लेते हैं या फिर उधार लेते हैं। तो ये ऋण भी एक प्रकार का इनकम का जरिया बन जाता है, मतलब इस ऋण के माध्यम से भी अल्टीमेट क्या है, आपको पैसा ही मिल रहा है, ठीक है ना। अभी मैंने बहुत बेसिक से चीजों को स्टार्ट किया है क्योंकि हर वो टर्मिनोलॉजी बजट के आपको समझ आ पाए। हमने अभी ये कहा कि जब बात होती है बजट, तो आप एक नॉर्मल सा समझ लीजिए कि जब आप मार्केट भी जा रहे होते तो एक बजट अपना तैयार करके रखते हैं कि आज का जो मार्केटिंग है 10,000 का बजट है। 10,000 में आप इसको फिर क्या करते हैं, एक पहले प्लानिंग करते हैं ना भाई, मार्केट में जाने से। उसी प्रकार सरकार भी क्या करिए, एक प्लानिंग की है, अनुमानित ये प्लानिंग होती है। अब जैसे मार्केट के 10,000 का प्लानिंग करके तो उससे ऊपर भी खर्च हो सकते हैं, कम भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं, लेकिन एक आपने प्लानिंग क्या है। तो भारत सरकार ने भी, झारखंड सरकार ने भी क्या क्या है, एक अनुमानित बजट बनाया है। उन्होंने बताया है कि इस एक साल में, अभी इस एक साल को कहा जाता है वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हमारा जो न्यू ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होती है, सरकार की जो न्यू ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है, ठीक है मेरे भाई। तो इस फाइनेंशियल ईयर की बात होती है बजट में, यानी सरकार जो भी अनुमानित जो बजट लाती है वो 1 अप्रैल से आपकी लागू होती है और कब तक, 31 मार्च तक लागू रहेगी। उस पर अभी मैं आऊंगा और भी चीजों को। पहले ये समझिए कि आपने 10,000 का बजट बनाया है, आज आप मार्केटिंग करेंगे, उसमें बजट ये बनाया कि आप अपने लिए क्या परचेस करेंगे, आप अपने वाइफ के लिए क्या परचेस करेंगे, आप अपने बच्चे के लिए क्या करेंगे, अपने माता और पिता के लिए। इतना इतना अमाउंट 2,000 2,000 2,000 करके आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, एक अनुमानित करके रखा है। उसी प्रकार बजट में सरकार भी क्या करती है, खर्च डिसाइड कर लेती है कि 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 53 लाख करोड़ क्या है, हमारी खर्च है। हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में हो गया, आईटी सेक्टर में हो गया, स्पेस सेक्टर में हो गया, हर एक सेक्टर में इतना इतना खर्च होगा। और उसके बाद सरकार ये भी बताती है इस बजट में कि हमारा जो इनकम है वो इनकम कितना है, ठीक है, यानी कि जितना इनकम है उतना खर्च। खर्च हालांकि सरकार अधिक ही करती है इनकम से, अभी उसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा, जिसे हम घाटे का बजट कहते हैं। उसका क्या एक रीजन होता है घाटे का बजट प्रस्तुत करने के लिए। डेवलपिंग कंट्री में मैक्सिमम आपको यही देखने को भी मिलेगा
अब जो आय है सरकार ये बताती कि हमारे टैक्स के थ्रू कितना हमारा इनकम हुआ है। नन टैक्स यानी कि सरकार ने जो फाइन कलेक्ट किया है, लाइसेंस जो आपको दी गई है, स्टंप आपने खरीदा, जो पैसा सरकार को मिला है, फाइन्स जो आपने भरे हैं उसके द्वारा सरकार, टोल जो आपके टैक्स लगे हैं उसके द्वारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सारे टैक्स के द्वारा सरकार को क्या इनकम हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा सरकार को पैसा ही आया ना। इसके अलावा सरकार ने अपने कुछ शेयर को बेचे हैं, जैसे कि रेलवे का शेयर सरकार ने बेच दिया। झारखंड सरकार ने कोई ऐसी कंपनी रही जैसे कि वेदांता कंपनी है, मान लीजिए कोई सरकारी ऐसी कंपनी, उसका कुछ 3% 5% शेयर बेच दिया, तो उस शेयर को बेचने से सरकार को क्या मिला, पैसा मिला। लेकिन एक चीज को समझिए, एक शब्द होता है डिसइन्वेस्टमेंट करना यानी कि विनिवेश करना। इसका मतलब यही बात हो गया कि आप जैसे जमीन खरीदे, उसने आपके 10 कट्ठा में से आपने 2 कट्ठा जमीन को क्या कर दिया है, बेच दिया, ठीक है। इसका 2 कट्ठा आपने इतना बेच दिया, तो देखिए आपकी इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। अब इसको बेचने के बाद आपके पास क्या है, संपत्ति में आपको क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुई, यानी कि जो संपत्ति इतनी थी अब आपके पास संपत्ति इतनी बची, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट में संपत्ति में तो कमी आती है, लेकिन लिक्विडिटी यानी कि इसके बदले आपको 2 कट्ठा के बदले क्या मिली है, सरकार को पैसा मिल गया है। तो रेल को सरकार ने बेच दिया हो, कुछ परसेंटेज शेयर बेच दिया हो, LIC कंपनी की कोई शेयर बेच दी हो, एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया है, तो सरकार की संपत्ति तो कमी हुई है लेकिन सरकार को पैसा भी मिला। अब सरकार ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उस पैसे से सरकार क्या कर पाएगी, डेवलपमेंट कर पाएगी। जैसे कि होता है ना कि आप 10,000 का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपने 10,000 का लोन लिया है, अगले साल आप उसको क्या करेंगे, 10 से 11-12,000 समथिंग इंटरेस्ट जोड़ करके उसको पे आउट करेंगे बैंक को या जिससे भी लिए। तो आपका टारगेट होता है कि बिजनेस से कम 20,000 25,000 का अर्निंग करके हम उस इंटरेस्ट को, उस लोन को भी चुका के आगे अपना फर्दर फिर एक बिजनेस क्या कर पाए, स्टार्टअप कर सके या फिर एक स्टैब्लिश कर सके। उसी प्रकार सरकार का भी यही एक मोटिव होता है देश के विकास के लिए, ठीक है। सरकार क्या करती है, लोन लेते हैं, और एक डेवलपिंग नेशन यानी कि विकासशील देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है उधार लेना। और बिना, क्योंकि आज अगर देखें तो भारत सरकार का जो बजट आप देख पा रहे होंगे, मैं भारत सरकार से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि उसके बाद जब झारखंड सरकार की बात होगी ना तो आप आराम से चीजों को समझ पाएंगे। तो आज भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है तो उसमें मुख्यतः आपको क्या देखने को मिला कि कर्ज में सरकार डूबी हुई है पूरी तरह से। और ये जो ट्रैप है, ये जो जाल है ना, यानी कि सरकार जो कर्ज लिए, यानी कि आज आपने जो कर्ज लिया है और उस कर्ज को नेक्स्ट ईयर जो आप चुका रहे हैं विथ इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो इस इंटरेस्ट को और इस जो प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन है इसको चुकाने के लिए भी आपके पास इनकम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप फिर फर्दर क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। यानी सरकार भी यही काम कर रही है, इंटरेस्ट और कर्ज प्रिंसिपल को चुकाने के लिए फर्दर लोन लिए जा रहे हैं हर साल। अगर आप देखेंगे, अभी मैं वो डाटा भी आपको दिखाऊंगा और जब हम भारत सरकार के बजट के बारे में बात करेंगे तो वो भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा, ठीक है। खैर अभी आ जाइए, हम बात कर रहे थे आय के बारे में। तो आय का सोर्स मैंने बताया कि टैक्स है, कुछ नन टैक्स है हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट कर लिए हैं, और एक दूसरा जो आपको मैं अभी बता रहा था आपको क्या आय का एक सोर्स है उधार, ठीक है। क्लियर है भाई। तो ये आप सरकार क्या बताती है इस बजट में, आपको समझ में आया कि सरकार ये बताती है कि एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, कहां कहां खर्च करेगी ये भी बताती है। और ये भी बताती है सरकार की वो पैसा कहां कहां से सरकार को आएगी, और उस खर्च के लिए सरकार को कितना उधार लेना पड़ रहा है। मतलब सरकार को अगर 10,000 खर्च करनी है और सरकार की इनकम अगर 6,000 है, तो अब इस खर्च के लिए सरकार को क्या करना पड़ रहा है भाई, 4,000 उधार लेना पड़ रहा। लेकिन ये भी समझिए कि ये 4,000 अगर उधार ले रही है तो क्या ये चारों के 4,000 देश के विकास के लिए खर्च कर पा रही है। तो आप जब इस बार का जब आप बजट देखेंगे, मैं एक छोटा सा एक जस्ट एग्जांपल आपको देके समझाता हूं, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी समझ में आएगी। जैसे कि सरकार यानी कि मैं झारखंड सरकार की अगर बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर झारखंड सरकार, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, झारखंड सरकार ने बताया कि इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि सरकार अभी जो हेमंत सोरेन की जो सरकार चल रही है, इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया 2025-26, ये कैसा बजट है भाई, इसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड बजट। अभी मैं बताऊंगा एस्टिमेटेड, एक्चुअल और रिवाइज्ड बजट, ये 3 प्रकार के बजट क्या होते हैं। इसे हम कहते हैं अनुमानित, यानी ये सरकार की क्या है, अनुमानित है। कहाँ कब से ये स्टार्ट हुआ बजट आपका, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026, यानी आज का अगर डेट की बात किया जाए तो आज जो ये वीडियो को आप देख रहे होंगे ये 4 फरवरी है ना, 4 फरवरी 2026 है। तो अभी मार्च आया नहीं है, फरवरी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, तो ये सारा एस्टिमेटेड ये बजट झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एक अनुमानित, सरकार ने अनुमान किया है कि 2025 से 26 का जो फाइनेंशियल ईयर है,
1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च में हमारा जो खर्च होने वाला है वो खर्च का मैं जस्ट एक एस्टिमेटेड एक रफ वैल्यू ले रहा हूं 100 रुपए है, ठीक है। और सरकार ये बता रहा है कि उनका जो इनकम है यानी कि जो आय है सरकार को वही 100 रुपए होने चाहिए, लेकिन वो पूरा जोड़ जाड़ के भी ये बता पा रहे कि उनका जो इनकम हो पा रहा है 60 रुपीज ही हो पा रहा है, ठीक। अब सरकार को खर्च करना है 100 रुपए, सरकार की इनकम है 60 रुपए भाई, तो अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो 40 रुपीज का जो अमाउंट है इसे क्या करना पड़ेगा, सरकार को उधार लेना होगा। अब कोई भी, अब सरकार उधार कहां से लेती है, देखिए सरकार दो तरीके से उधार लेती है, मतलब दो सोर्स है, एक होती है सरकार के पास इंटरनल सोर्स और एक होता है सरकार के पास एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी कि देश के अंदर से, यानी कि आरबीआई से टैक्स लोन उधार ले लिया सरकार ने, या जनता से उधार ले लिया, जनता से भी उधार लिया जाता है। सरकार अपनी बॉन्ड बेचती है, 1000 रुपए का बॉन्ड बेची है, 1 साल के बाद सरकार बोलती है कि आपको 1100 रुपए दिए जाएंगे, तो वो 1000 रुपए सरकार के पास 1 साल के लिए आ गए। अब वो सरकार 1000 से 2000 बना करके आपको 1100 900 का प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया। तो इस प्रकार सरकार भी उधार लेती है आपसे, इंटरनल सोर्स हो गया बैंकों से, आरबीआई से, और एक्सटर्नल जैसे कि दूसरे देशों से उधार ले लिया हो, ठीक है ना, दूसरे कोई एजेंसियां, कोई नेशनल एजेंसी हो गई, यूनाइटेड नेशन हो गया, आईएमएफ से उधार ली। तो ये दो सोर्सेस होते हैं सरकार के पास उधार लेने की। लेकिन अब समझिए, जैसे कि अब 40 रुपए का जो इन्होंने उधार लिया, तो ये तो हो गया इनका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन इस पे इसको क्या चुकाना होगा, इंटरेस्ट भी। अब नेक्स्ट जब ईयर आया, यानी कि नेक्स्ट फर्दर ईयर की अगर हम लोग बात कर लें, 2027 से 2028 का जब बजट सरकार प्रस्तुत की है, ठीक है ना, 2025 से 26 है ये, तो 2026 से 27 का बजट हम लोग ले लेते हैं, 2026 से 2027 का बजट। अब सरकार यहां बता रही कि हमारी खर्च कितनी है भाई, 200 रुपीज खर्च है, ठीक है। सरकार का इनकम कितना हो पा रहा है, अभी सरकार का इनकम हो रहा है 150 रुपए। तो अब ये हो रहा है सरकार की आय, मैं यहां लिख दिया हूं आय, और ये लिख दिया मैंने खर्च है, ठीक है। तो अभी सरकार को और कितना चाहिए, 50 रुपए सरकार को और चाहिए। तो अब सरकार तो ये बता रही कि हम 50 रुपए ले रहे हैं, या आप ये सोच रहे कि हम ये 50 रुपए लेकर के 200 रुपए यानी टोटल खर्च कर पाएंगे तब जाकर के, और ये 50 रुपए, अब आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो 50 रुपए है, अब ये 50 रुपए सरकार कहां खर्च करी, क्या ये देश के विकास के लिए या राज्य के विकास के लिए खर्च किए जा रहे हैं, तो आपको ये डाटा आपको बजट में पढ़ने आना चाहिए। तो ये आपको मैं समझाऊंगा अभी कैसे चीजें पढ़ी जाती है, सरकार अभी कितने डेप्थ में है, घाटे में है, और जो उधार लिए जा रहे हैं उस उधार का पैसा आखिर देश में लग भी रहा है या राज्य में लग भी रहा है या फिर कहाँ जा रहा है। तो देखा यह गया कि इस 50 रुपए में इसका बाइफर्केशन इस प्रकार से हुआ है 40 और 10। ये 40 रुपए कहाँ चला जा रहा है, इंटरेस्ट पे करने का, यानी कि जो पहले जो हमने उधार लिया था उसका जो इंटरेस्ट बचा हुआ है, ठीक है ना, उसके इंटरेस्ट में ही 40 रुपए क्या चला जा रहा भाई, यानी कि आपने उधार लिया है और इस उधार से आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट चुका रहे हैं, बाकी जो 10 रुपए बचा है वो आप अपने देश में लगा रहे हैं या राज्य के विकास के लिए लगा रहे हैं। तो भाई ये जो जाल है ना, ये जाल से हमें बाहर आना होगा, यानी हर सरकार या फिर भारत सरकार हो या राज्य सरकार यही कोशिश करती है कि किस प्रकार से हम इस जाल से, तो इसको मैं आपको बताऊंगा, फिस्कल डिफिसिट एक होता है, राजकोषीय घाटा, उसे जितना हो सके मिनिमम टू मिनिमम जितना हो सके इसे हम 0 तक कर लें, ठीक है। अब सरकार ऐसा कर नहीं पाती है। लक्ष्य हमने रखा था, 2003 में एक एक्ट आया था FRBM एक्ट, कि हमें 3% कम से कम क्या करना, फिस्कल डिफिसिट कर लेना है अपना, लेकिन वो अभी तक हम लोगों ने अचीव कर ही नहीं पाया। तो खैर ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमने जो उधार अगर लिया है भाई देश के विकास के लिए, लेकिन वो उधार का पैसा भी आखिर जा कहां रहा है, तो पिछला जो आपने उधार लिया उसके इंटरेस्ट को चुकाने में आप चुका रहे हैं, इसका तो मात्र 10 रुपए ही केवल आप अपने देश के विकास के लिए या राज्य के विकास के लिए लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो ये मैं थोड़ा सा बेसिक आपको ये बनाने की कोशिश किया हूं कि बजट जो आज आप पढ़ने वाले हैं इसमें आपकी इनकम होती है, व्यय होती है यानी कि खर्च होती है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर, इनकम, उसके बाद जो घाटा है, जो उधार लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उधार में आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वाकई लिया गया उधार वाला जो पैसा है क्या वो देश के विकास के लिए या राज्य के विकास के लिए इंप्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो वो पैसा आप देख पा रहे हैं कि भाई जो सरकार ने उधार लिया था पहले, अब सरकार आपको फ्री बीज आपको बहुत सारे दिए गए हैं। देखिए कल भी मैंने बात किया था कि गरीबी जब चैप्टर हमने पढ़ाया तो गरीबी दूर करने के लिए आपको स्ट्रक्चर रिफॉर्म करनी होगी, है ना, यानी एजुकेशन सेक्टर में, जॉब सेक्टर में, इंडस्ट्रियल आपको बैठाना होगा, स्किल डेवलप करनी होगी,
इस पे सरकार को काम करनी होगी, ना कि हर महीने मैया सम्मान योजना जैसे स्कीम ला करके या कोई भी ऐसी स्कीम ला करके गरीबों को पैसे दे करके गरीबी दूर नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर रिफॉर्म करने की आवश्यकताएं हैं। अदरवाइज आपको जो हर महीने मैया सम्मान योजना विद इन 1 ईयर आपको पहले अगर आपको इलेक्शन का दिए जा रहे हैं तो वो 2500 हो या 5000 रुपए हो, ये सरकार ला कहां से रही है भाई? आपकी पैसे हैं या तो सरकार ने उधार लिया है, अब वो उधार तो ले लिए, अब सरकार नेक्स्ट ईयर फिर से वो उधार ले रहे हैं उस उधार को चुकाने के लिए, और उस उधार के वो भी क्या इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। क्योंकि जब आप कर्ज लेते हैं तो आपने 4 लाख का अगर कर्ज लिया है तो आप जब देखते हैं इंटरेस्ट पे करने के बाद कुल मिलाकर के आपको 5 लाख बन रहा है। तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें आपका 1 लाख तो इंटरेस्ट हो गया। तो सबसे पहले टारगेट बैंक हो चाहे जहां से भी ले, वो आपके पहले इंटरेस्ट को ही क्या करते हैं, चुकाते हैं या आपके कटिंग करते हैं। तो अभी सरकार का पैसा केवल इंटरेस्ट में ही जा रहा, अभी तो मेन मूलधन अभी तो खत्म भी नहीं हुआ, यानी मेन मूलधन में पैसा जा भी नहीं रहा। तो समझ रहे, ये जो ट्रैप है सरकार को, ये फ्री बीज वगैरह जो चीजें देते हैं एक अपनी कुर्सी या पद बचाने के लिए, ये सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर होनी चाहिए तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म पे काम होनी चाहिए। स्ट्रक्चर रिफॉर्म के बारे में जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ इंडस्ट्री बैठाइए, स्किल डेवलप करिए, एजुकेशन सिस्टम हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इन सब चीजों पे आपको रिफॉर्म करने की आवश्यकताएं हैं। चलिए, तो अब हम लोग झारखंड बजट में थोड़ा थोड़ा बजट के बारे में आपको चीजें समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पहला जो लाइन अगर आप देख लें, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत अगर डेप्थ में चले जाएं तो फिर बजट को खत्म करने में एटलीस्ट 2 से 3 दिन का समय लगेगा, मतलब 2 से 3 घंटे का लेक्चर ये बनेगा। तो टारगेटेड वे में हम लोग पढ़ेंगे और ये आपका पीडीएफ भी वहां चला जाएगा। पहले समझते हैं क्या। देखिए, लिखा गया बजट सरकार की क्या है, वित्तीय योजना है, ठीक है ना। मतलब बजट सरकार की क्या है भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सरकार की एक वित्तीय योजना कहने का मतलब क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहने का मतलब मैंने बताया ना कि बजट कहने का मतलब क्या है, आप कोई चीज का प्लानिंग कर रहे हो, और ये प्लानिंग कैसी प्लानिंग है, तो वित्तीय प्लानिंग है। यानी इस प्लानिंग में सरकार क्या बताती है कि अगले साल, ध्यान देना है यहाँ पे लाइन, कि ये आपका नेक्स्ट साल के लिए है ये बजट। यानी 2025-26 जो देख रहे हैं आज 2026, इसका मतलब क्या मैंने बताया था, 31 मार्च 2026 अभी तक आई नहीं है, तो ये अनुमानित बजट होती है। 3 प्रकार के बजट मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी इसको मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि अगले लाइन में लिखा गया है कि बजट जो है अगले वित्त वर्ष के अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय का विवरण है। आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिएगा, 3 चीज को पहले समझिए, फिर आते, क्योंकि चीजें समझानी पड़ेगी, मैंने पहले ही कहा। देखिए, आज जैसे बजट, अगर अभी इस साल का जो बजट आपने देखा है, वो बजट आपका मान के चलते, मैं एक रफ डेट ले रहा हूं, 1 फरवरी को नहीं किया गया था सरकार। देखिए, केंद्र सरकार 1 वर्किंग डे ऑफ फरवरी जो होती है, ठीक है ना, तो 1 फरवरी को आपका बजट प्रस्तुत किया गया था। अब उस दिन आप कहेंगे संडे था, क्योंकि उस दिन वो हम आएंगे भारत सरकार के बजट पर बात करेंगे, क्यों 1 फरवरी को ही बजट प्रस्तुत किया गया था, वर्किंग डेज नहीं होने के कारण भी। तो अभी आप चीज को समझिए कि झारखंड सरकार ने 1 फरवरी 2024 को बजट प्रस्तुत किया, ठीक है। तो अब ये जो बजट प्रस्तुत इन्होंने किया है, ये बजट प्रस्तुत किया गया है, लिखा हुआ आपको इस प्रकार से मिलेगा 2024-25, ठीक है। उसके बाद एक बजट इससे पहले जो बजट आया होगा 1 फरवरी 2023 में, उसमें लिखा होगा 2023-2024, ठीक है ना, 2024, ठीक। और उससे पहले जो बजट आया होगा 1 फरवरी 2022 में, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा 2022-2023। अब समझिए चीजों को, यानी 2024 से 2025 का जो बजट आया है, हम लोग इसको 25 कर लेते हैं, क्योंकि आज 26 में जी रहे हैं, तो और भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। कि मान के चलते ये बजट आपका 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया, 2025 को प्रस्तुत किया गया, तो ये बजट जो नाम से आएगा 2025 और 26 के लिए, ठीक है। यानी कि ये अनुमानित बजट होती है, अनुमानित बजट हम इसको कहते हैं, यानी कि इसे हम नाम देते हैं एस्टिमेटेड बजट, ठीक है ना। और ये बजट जो उससे पहले जो आया 2024 से 2025, उसको हम लोग कहते हैं रिवाइज्ड बजट, यानी कि संशोधित बजट। और उससे पहले जो बजट आया उसको हम लोग नाम देते हैं 2023 से 24 का, उसे हम कहते हैं एक्चुअल बजट। मतलब इसका ये है कि 2025-26 में आज जो झारखंड सरकार जो बजट प्रस्तुत कर रही है वो अनुमानित बजट है भाई। ये क्या है, आपकी अनुमानित बजट है। अनुमानित बजट मतलब क्या है, तो बजट का मतलब पहले क्या हमें ये बताइए। बजट का मतलब ये है कि सरकार बताती है कि उनका कुल खर्च कितना है
और कुल आय कितना है। और इसमें पूरा ब्यौरा देते हैं कि कुल खर्च में 50 रुपए है खर्च, तो वो 50 रुपए कहाँ कहाँ खर्च होगी, और 50 रुपए अगर इनकम है तो वो 50 रुपए इनकम सरकार को कहाँ कहाँ से हुई है और कितना उधार लेना, वो सारा कुछ इसी बजट में यानी कि कुल खर्च कुल आय में सारा ब्यौरा देती है। सरकार की क्या स्थिति है, कितने लॉस में चल रही है, हर सेक्टर में कितनी खर्च हो रही है, वो बजट में प्रस्तुत की जाती है। लेकिन इस समय जो 2025-26 जो बजट प्रस्तुत किया गया अनुमानित है, यानी ये सरकार बता रही है कि ये अनुमानित है भाई। हो सकता है जो मैंने डाटा दिया उससे ज्यादा भी खर्च हो सकता है या कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी इनकम हो सकती है, उससे कम भी इनकम हो सकती है, ये वो आपकी फोरकास्टिंग है, अनुमानित है। अब उससे पहले का जो बजट आया उसमें हम पता कर पाते हैं, संशोधित करते हैं कि जो हमने बजट 2023-24 में प्रस्तुत की थी, ठीक है ना, यानी कि 2023-24 में जो उसके पिछले साल में हम ये क्या करते हैं, एक्चुअल डाटा हमारा पास आता है कि कुल खर्च कितना हुआ, यानी कि हम इस साल यानी कि उसके 2 साल बैक यानी 2025-26 का जो बजट है वो आपका अनुमानित फोरकास्टिंग आपने किया। अब यही बजट क्या है आपका 2023-24 यानी कि आज अगर आप 2025-26 का जो बजट पेश किए, ठीक है ना, 2025-26 का जो बजट आपने पेश किया है ये आपका फोरकास्टिंग है। फिर इसके बाद जो बजट प्रस्तुत होगा 2026-27 का, और फिर बजट प्रस्तुत होगा आपका 2027 और 28 का। तो ये जो आपका अभी जो फोरकास्टिंग है ये फिर क्या बन जाएगा, एक्चुअल, यानी कि 2 साल के बाद ये जो आपने अनुमानित किया है बजट में कुल खर्च और कुल व्यय, 2 साल के बाद सरकार को डाटा मिल पाएगा कि एक्चुअल कितना, यानी कि आज अगर खर्च आपने बताया 100 रुपए है तो 2 साल के बाद सरकार इसका एक्चुअल डाटा देगी कि 100 रुपए है या 100 रुपए से ऊपर है या 100 रुपए से नीचे है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया कि 2024 और 25 में हम उसको संशोधित करते हैं कि क्या क्या मतलब कि कमियां हुई है, क्या क्या बढ़ा है, यानी कि इसका 1 साल के बाद हम ये बड़े पता कर पाएंगे कौन कौन सेक्टर में हमने जो अनुमानित किया था वो कम किया था या ज्यादा, और फाइनल उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 और 24 का जो बजट होता है उसमें हम एक्चुअल डाटा प्राप्त कर पाते हैं। अब आइए यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए बजट जो होता है, ठीक है ना, बजट जो होता है हमें जो जो साल चल रहा है उस वर्तमान वर्ष का संशोधित या रिवाइज वैल्यू की जानकारी देती है। समझ में आया कि नहीं भाई, बजट जो है हमें जो साल चल रहा है, यानी कि आज जो बजट आप पढ़ रहे हैं, कौन सा बजट पढ़ रहे हैं भाई, 2025-26 का, ठीक है ना, तो ये 2025-26 में जो बजट आएगा वो अनुमानित आएगा, और 2024 से 25 तक का जो बजट है वो आपका संशोधित बजट होगा, और उससे पहले वाला जो होता है वो बजट आपका एक्चुअल डाटा पे काम करता है, इसलिए हम उसको एक्चुअल बजट कहते हैं। जो साल आने वाला है उस वर्ष की अनुमानित, ठीक है ना, जो साल आने वाला है अभी 2026 जो अभी आपका 2026 सर, देखिए समझिए एक चीज और, आपको एक चीज और मैं आपको समझा दूं, जो साल आने वाला मतलब आप जनवरी से कैलकुलेशन कर रहे होंगे नया साल ना, तो सरकार के लिए नया साल जनवरी नहीं होता है, समझिए एक टर्म आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में भी कहीं बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में यह बताया गया कि केंद्र सरकार पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपना सारा लेखा जोखा देगी, यानी कि सरकार पूरी इनकम और पूरा एक्सपेंडिचर के बारे में कंप्लीट डिटेल देगी। ये हो गया केंद्र सरकार के बारे में। और आर्टिकल 202 में राज्य सरकार के लिए बोला गया कि वो भी अपना फाइनेंशियल जो भी उनका खर्च हुआ है या जो भी इनकम हो उसका ब्यौरा रखेगी, ठीक है। अब समझिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है सरकार का जो है नया साल जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से, ठीक है, और कब तक होगा, वो होगा आपका 31 मार्च तक। मतलब कि आज जो आपका 2026 जो आपके लिए न्यू ईयर है, आपने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है 1 जनवरी से, लेकिन सरकार की जो न्यू ईयर स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है, और ये चलेगी 31 मार्च 2027 तक। समझ में आया, यानी कि ये जो बजट आपका प्रस्तुत किया जा रहा है, आज जो आप बजट पढ़ रहे हैं 2025 से 26 की जो बजट आप पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी देखिएगा अप्रैल में आपका फिर झारखंड सरकार बजट पेश करेगी, ठीक है, 2026 से लेकर के 2027 के लिए, समझे, 2026 से लेकर 2027 के लिए। तो ये जो 2025 से लेकर 2026 तक का जो बजट है, मतलब समझ में आया, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का बजट ऑलरेडी, समझिए भाई, ऑलरेडी आपका जो पिछले साल जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए आपको दे दिया गया।
इसलिए ये हो गया आपका संशोधित बजट। वही बात यहाँ पे आपको लिखा भी गया है कि बजट हमें जो साल चल रहा है, यानी कि आज जो आपका 2026 अभी 2026 सरकार के लिए एक तरह से स्टार्ट नहीं हुई, वो स्टार्ट कब होगी? 1 अप्रैल से। तो सरकार के 2025 चल रही है, तो वो आपके लिए सरकार के लिए क्या हो गया, यानी हम उसे क्या कहेंगे? संशोधित कहेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू कहेंगे, ठीक है। और जो साल आने वाला, तो सरकार के लिए अभी 2026 कब से आएगा? 1 अप्रैल से आएगा। तो जो आने वाला वो सरकार की अनुमानित होगी, ठीक है, जिसका बजट सरकार अभी पेश करेगी। और पिछले वर्ष यानी कि उसके पिछला जो बजट सरकार ने प्रस्तुत किया वो हो जाती है एक्चुअल जानकारी हमें देती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस बार का जो बजट आया 3 मार्च 2025 को, डेट के साथ याद रखना है। और अब मैंने बहुत जल्दी में इसको निकाला हूं समझाने, क्योंकि बहुत चीजें अभी बतानी है भाई। तो देखिए 3 मार्च 2025 को जो बजट प्रस्तुत किया गया 2025-26 के लिए, ठीक है। तो ये आपका बजट क्या था भाई? अनुमानित बजट है, ठीक है। ये क्या बजट है भाई? अनुमानित बजट है। 2024-25 उसके जस्ट पिछले वाला क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा, संशोधित हो जाएगा। और उसके पिछले का पिछले हो गया वो एक्चुअल बजट, यानी इसमें हम फिर फाइनल पता कर पाते हैं कि जो हमने बताया था कि इतना खर्च होगा, उस 2 साल के बाद हमें जानकारी मिलती है कि कितना खर्च हुआ है, कितना हमारी इनकम हुआ। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे जो वित्त मंत्री से सवाल आएगा, जो वित्त मंत्री रहे राधाकृष्ण किशोर रहे, 3 मार्च 2025 को बजट प्रस्तुत किया गया। और झारखंड सरकार का जो टोटल बजट रहा 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए। पिछले बार के बजट से कितना अधिक है? तो याद रखिएगा डाटा के साथ 13% और संख्या में 16,500 करोड़ रुपए अधिक बजट इस बार का था, ठीक है। 2025 से 26 के लिए कितना है? 1,45,400 करोड़ रुपए। परसेंटेज में बोलेगा 13%, संख्या में याद रखना 16,500 करोड़ रुपए। इधर कुछ फैक्ट छूट रहा हो तो देखिए, किसी एक वर्ष की तो हो गया, आपको जानकारी मिलती है। मतलब यहाँ पे लिखा गया किसी एक वर्ष, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब लोग नहीं समझाते भाई, या फिर आपको मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए, लेकिन ये बजट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी एक वर्ष की जानकारी है ना, देखिए कोई एक वर्ष की जानकारी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख करके बताया भी था, हटा दिया मैंने। जैसे कि आज का जो बजट आप देख रहे हैं 2025 और 26 का जो बजट है, ये 1 साल की बजट है, ठीक है ना। यही बजट इसके बाद आपका आएगा 2026 और 27 का, और फिर आएगा आपका 2027 और 28 का। तो ये बजट जो आज आया है, ये क्या है? आपका अनुमानित है, ठीक है। और इसके बाद जब ये बजट आएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? आपका रिवाइज हो जाएगा। और जब ये बजट आएगा तो आपका एक्चुअल हो जाएगा। यानी 1 साल का बजट आपको क्या क्या जानकारी देता है? एक तो अनुमानित, एक रिवाइज, और एक आपका एक्चुअल बजट की जानकारी देता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि मतलब किसी एक वर्ष की जानकारी एक बार वो एस्टिमेटेड होती है, फोरकास्टिंग होती है, अनुमानित होती है, फिर वो रिवाइज होती है, तब जाके वो आपका एक्चुअल डाटा देती है उसके बाद, ठीक है। झारखंड का पहला बजट मृगेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है। आर्टिकल 112 में सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा बजट की चर्चा की गई है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में सरकार की जो इनकम रही और जो एक्सपेंडिचर है उसकी जानकारी देंगे, ऐसा संविधान में मेंशन है। बजट शब्द का कहीं भी चर्चा नहीं है। आर्टिकल 202 में अकॉर्डिंग टू राज्य सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 202 में मेंशन है कि राज्य सरकार भी बताएगी कि वित्त वर्ष में उनकी कहाँ खर्च हुई है और कितनी इनकम हुई है। वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2000 से, मतलब कि जो भी ईयर चल रहा होगा उससे आपको 31 मार्च तक चलेगा, ठीक है। संविधान में बजट सबका उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट को क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अब देखिए 2 चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, 2 चीज अब आपको जो देखने को मिलेगा उस पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं लिख देता हूँ। देखिए 2 वर्ड आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा अनुमानित प्राप्तियां, ठीक है, और एक मिलेगा आपको अनुमानित व्यय, यानी इसको आप कहेंगे इंग्लिश में एस्टिमेटेड इनकम, ठीक है, और आप इसको कहेंगे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आप खर्च किए। तो भाई आपका बजट, तो आप बजट में तो ये बताते हैं कि आपकी इनकम और आपकी एक्सपेंडिचर कहाँ हो रही है ना, आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो और कहाँ से आपका इनकम हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए भाई, यानी सरकार जो बजट अब बनाएगी भाई, चलिए अब हम लोग आते हैं मेन चीज पे। यानी अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना आपको। टोटल बजट जो मैंने बताया 2025-26 का कितना रहा? 1,45,400 करोड़ रुपए। कितने अधिक रहे? 13%, संख्या में 16,500 करोड़ रुपए। एकदम याद करते चलिए, 13%, 16,500 करोड़ रुपए अधिक। इससे पहले का बजट भी याद रखना होगा, जेपीएससी पूछ चुका है भाई यहाँ से, और ये इसीलिए आप में से कई स्टूडेंट बोले कि सर 2023 और 24 का वो बजट का डाटा पूछा है, और वही बात है, मतलब 2023 नहीं, उसका पिछले का जो बीपीएससी जेपीएससी रहा 13 जेपीएससी, उसमें आपका 2022 और 2023 का पूछा,
वो क्योंकि एक्चुअल डाटा उस ईयर में हमें पता चला था, इसलिए तीनों का आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया एक होता है एस्टिमेटेड, एक होता है रिवाइज और एक होता है आपका एक्चुअल। ये पिछले का पूछने के पीछे का रीजन वो मैंने आपको बताया इसीलिए। तो देखिए 2024-25 का बजट था 1,28,900 करोड़। कितना अधिक है इस बार से? 16,500 करोड़ रुपए। कितना परसेंटेज में? 13%। और उससे पहले 2023-24 का बजट 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने प्रस्तुत की थी। क्लियर है ये इतना डाटा? अब मैं एक चीज यहां पे जस्ट आपको एग्जांपल से समझाया हूं कि मेरा बजट 2025-26 के लिए एक साल में मेरा जो बजट है खर्च होने का वो है 20 लाख रुपए। ठीक है, यानी 20 लाख मुझे भाई इनकम भी करने होंगे। अगर मुझे खर्च करना है 20 लाख तो मेरा इनकम का सोर्स देखिए कहाँ है। मैं टैक्स से, अब ऐसा समझिए हम टैक्स किसी पे क्या लगाएंगे, ऐसा समझिए हमने इतने फ्लैट बनाए हैं, हमें रेंट से आ जा रहे हैं 7 लाख रुपए। ठीक है, नॉन टैक्स यानी हमने कुछ बिजनेस कर रखे हैं, ठीक है ना, बिजनेस दे रखे हैं या फिर कोई चार्जिंग पॉइंट खोल रखे हैं, आपका पार्किंग सेक्टर बना करके रखे हैं, लोग पार्किंग कर रहे हैं या फिर चार्जिंग कर रहे हैं या फिर कुछ बिजनेस में, अगर उसके थ्रू हमारा जो इनकम हो जा रहा है वो है 5 लाख। ठीक है, और तो कितना इनकम हो गया भाई हमारा? यह आपका इनकम हो गया 12 लाख रुपए। लेकिन अब ध्यान से समझिए, नेक्स्ट जो इनकम मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश करना। तो भाई अभी मेरे पास कितना आया है? इनकम 12 लाख रुपए है, हमारा खर्च है 20 लाख रुपए, अभी 8 लाख और चाहिए। तो अब भाई मैं 8 लाख रुपए ही लिया क्या? मैंने कुछ अपने शेयर्स को बेच दिए। जैसे मेरे कुछ जमीन थे, 10 कट्ठे जमीन, तो 2 कट्ठा मैंने जमीन बेच करके मैंने 4 लाख रुपए और कमा लिए। तो हो गया कितना? 16 लाख रुपए। अभी मुझे 4 लाख की और जरूरत है। तो अब मैंने क्या किया भाई? उधार ले लिया बैंक से, जहां से भी जैसे भी मैंने उधार ले ली 4 लाख रुपए के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से कुछ चीजों को समझने वाली बात है। अब कुल मिलाकर के जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ चुका है? 20 लाख रुपए आ चुके हैं। लेकिन अब समझिए कि ये जो आपका इनकम रहा, देखिए है तो इनकम दोनों चारों के चारों, ठीक है, और ये जो इनकम है आपका, दोनों आपका इनकम ही है। इनकम क्यों बोला? क्योंकि इससे आपको पैसे मिले हैं। लेकिन ये जो आपका इनकम है, इस इनकम में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी लाइबिलिटीज नहीं है, यानी कि आपको इस इनकम का कोई टेंशन नहीं है कि आपको रिटर्न बैक करना। लेकिन जो आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया है ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई आपने इतना प्लॉट था, आपका इतना प्लॉट क्या हो चुका? बिक चुका। भले आपको पैसा, तो आपकी संपत्ति में कमी आई, तो आप कोशिश करेंगे कि इस संपत्ति को बेच करके आपने जो पैसा लिया है उस पैसे का इतना डबल करें कि उससे ज्यादा कुछ हम संपत्ति फिर से खरीद पाए। ठीक है, यानी कि और दूसरा आपने उधार लिया है तो ये भी आपके ऊपर लाइबिलिटीज जिम्मेदारी है, इसको आपको रिटर्न बैक करना है, प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट। यानी कि ये जो 2 इनकम है, ये 2 इनकम कैसे हैं? ये 2 इनकम के ऊपर आपकी क्या है? जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सरकार के पास भी 2 प्रकार के इनकम होंगे। समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइएगा। यानी कि जो सरकार है, सरकार की भी भाई इनकम होती है, ठीक है ना, यानी सरकार की भी क्या होती है? इनकम होती है। जिस प्रकार से हमारी इनकम मैंने आपको दिखाया 2 प्रकार के, उसी प्रकार सरकार के भी 2 प्रकार के इनकम होते हैं। ठीक है ना, सरकार भी के भी क्या होते हैं समझते चलिएगा। एकदम मैं बेसिक से करवा रहा हूं भाई, ताकि आपको कहीं भी एक सिंगल डाउट आपके मन में ना रहे। चलिए, तो अभी आपको ये समझ में आया सरकार के भी क्या है भाई? 2 प्रकार के इनकम होंगे। सरकार भी के भी क्या होंगे? 2 प्रकार के इनकम होंगे। अब 2 प्रकार के इनकम में एक इनकम ऐसी होगी जिसपे क्या होगी? सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी हो, यानी आपने जो लोन लिया और जो डिसइन्वेस्टमेंट किया, विनिवेश किया, जिम्मेदारी होगी। और इसमें क्या होगी भाई? एक ऐसा इनकम रहेगा जो आपने टैक्स से या नॉन टैक्स से, यानी रेंट से या बिजनेस से आपने जो कमाया है पैसा, उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी, मतलब आपको रिटर्न बैक नहीं करना है इस पैसे को। ठीक है, तो उसी प्रकार सरकार का भी जो इनकम होगा, तो सरकार के भी 2 इनकम ऐसे होंगे जिसमें जिम्मेदारी होगी, जिसमें जिम्मेदारी नहीं होगी। अब वो इनकम जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है उसे हम कहते हैं पूंजीगत आय। क्या कहते हैं हम लोग उसे? पूंजीगत आय, यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कैपिटल इनकम। ठीक है ना, या कैपिटल रिसिप्ट लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। और वैसे इनकम जिसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसे हम कहते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू आपको क्या लिखेंगे? रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट लिखिए या फिर रेवेन्यू इनकम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी राजस्व आय। ठीक है ना, राजस्व आय। चलिए, समझ में आया? तो पहली बात तो ये, सरकार की जिम्मेदारी किसमें है भाई? कौन से इनकम में? रेवेन्यू रिसिप्ट में, यानी कि राजस्व आय में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत आय वो आय है सरकार की जिसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब देखिए, सरकार की इसमें 2 चीज आपको याद रखना। पहला, सरकार भी क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है? सरकार भी
डिसइन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि सरकार भी क्या करती है, विनिवेश करती है। यानी सरकार, यानी झारखंड सरकार ने क्या किया है, अपनी सरकारी कंपनी, ठीक है ना, जैसे झारखंड ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड अगर सरकारी कंपनी है झारखंड सरकार की, तो उसका कुछ शेयर 4%, 5% शेयर सरकार ने क्या बेच दिया। यानी कि 95% शेयर पे सरकार है, झारखंड सरकार का अधिकार है, बाकी 5% जो है, जो प्राइवेट कंपनी खरीद लिया, अब उसके ऊपर अधिकार हो गया। तो इस 5% के बदले सरकार को क्या मिला भाई, पैसा मिला है। लेकिन सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हो गए भाई, संपत्ति कमी हुई कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा, ध्यान से बताइए, ध्यान से समझिए चीजों को। मतलब एक चीज तो आपको ये समझ में आया कि सरकार जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि विनिवेश करती है, तो सरकार के इसमें क्या चीज की कमी आएगी, समझें, संपत्ति सरकार की क्या होती है, इसमें कम होती है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सरकार की जो संपत्ति होगी उसमें क्या आएगी भाई, कमी आएगी, पैसा सरकार को इसके बदले इनको मिलेगा, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल, झारखंड सरकार का मैंने एक एग्जांपल दिया, अपनी कोई सरकारी कंपनी बेच दी। भारत सरकार के एग्जांपल लीजिए, जैसे सरकार ने रेलवे का कुछ शेयर बेच दिया, एयर इंडिया को कंप्लीटली बेच दिया, LIC का कुछ शेयर बेच दिया, तो उस शेयर को जितना बेचा उन्होंने, 3% शेयर LIC का अगर उन्होंने बेचा है, तो उस 3% को जिसने खरीदा अब उसका अधिकार हो गया। उस 3% के बदले सरकार को क्या मिला, पैसा मिला। मतलब ऐसे समझिए ना, आपके पास 10 कट्ठे का जमीन है, तो आपने 2 कट्ठा या 3 कट्ठा जमीन इतना बेच दिया भाई, तो आपके पास जो है इतने जमीन का अधिकार है। तो आपकी जो संपत्ति इतनी थी, अब वो रह करके इतनी बची, बट अब इस पे किसका अधिकार हो गया, जिसने खरीदा, इसके बदले आपको पैसा मिल चुका है, ठीक है। तो अब ये कैसा आपका इनकम हुआ, पैसा तो आया ये, है ना, बिल्कुल इसमें भी आपको पैसा आ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा पैसा है जिसमें आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपकी संपत्ति घटी है, फिर से आप उतना संपत्ति कम से कम बना ले या फिर संपत्ति को बढ़ा ले उससे अधिक। और दूसरा जो आपका इनकम का सोर्स है वो है आपका, आपने उधार लिया है, यानी कि आपने ऋण लिया है। अब सरकार भी उधार लेती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो आपका इंटरनल सोर्स होती है सरकार के पास, और एक होती है आपकी एक्सटर्नल सोर्स। यानी इंटरनल में जैसे कि राज्य सरकार की बात की, तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से उधार ले लिया, RBI से उधार ले लिया, बैंकों से उधार ले लिया, या जनता से भी उधार लेती है। सरकार कोई स्कीम लाई, उन्होंने कहा कि आप हर साल या हर महीना कितना पैसा डालें, उसके बदले आपको अगले साल, मान आपने 1 लाख डाला तो 1,10,000 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सरकार 1 साल तक आपके 1 लाख रुपए रखें, अब उस 1 लाख से सरकार ने क्या किया, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करके इस 1 लाख से 2 लाख बना लिया। तो सरकार की ये जिम्मेदारी रही कि उस 1 लाख से, क्योंकि अगर सरकार आपसे अगर उधार लिए भाई 1 लाख रुपए, क्योंकि आपने जमा किया, सरकार को देना है 1,10,000। अब सरकार की इसमें जिम्मेदारी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी इनकम है जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटीज होती है, कि इस 1 लाख से हम 1,10,000 से ज्यादा बनाए, ताकि 1,10,000 जनता को वापस करे और कुछ पैसा अपने लिए बचा ले, देश के राज्य के विकास के लिए। और एक्सटर्नल में जैसे मैंने बताया कि दूसरे देश से उधार ले लिया हो, इसके अलावे क्या है भाई, इसके अलावे किसी एजेंसी से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया हो। यानी ये अब आपका पूंजीगत व्यय, मतलब समझ में आया, क्लियर है। यानी ये वो ऐसी इनकम है जिसमें सरकार की क्या होती है भाई, टेंशन होती है, यानी कि जिम्मेदारी, यानी टेंशन वाला इनकम है भाई इसमें, ठीक है। लेकिन अब देखिए, आपको उधार लेना ही पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि खास करके जो विकासशील देश होते हैं, जैसे भारत आज क्या एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन में यही एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और इस दिक्कत से बाहर निकलना भारत को बहुत जरूरी है। हो आज क्या रहा, आज भी अगर आपने भारत सरकार का बजट देखा है तो साफ साफ PIB में उन्होंने दर्शाया है, 24 पैसा सरकार ने, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि हमने उधार लिया, मान लीजिए 100 पैसा सरकार का बजट है भाई, तो 100 पैसा में सरकार ने ये बताया है कि 24 पैसा हमने उधार लिया है, रेस्ट जो अमाउंट है आपका 76 पैसा सरकार ने बताया टैक्स से, नॉन टैक्स से कमाया है। तो ये जो 24 पैसा सरकार ने उधार लिया है, अब ये 24 पैसा में सरकार ने ये बताया कि इसका जो 20 पैसा है, ये 20 पैसा कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट चुकाने में। यानी पहले का जो लोन है, उस जो उधार है, उस उधार का जो ब्याज है, उस ब्याज को चुकाने में सरकार का इस 24 में से 20 पैसा चला जा रहा है। मात्र और मात्र 4 पैसा देश के विकास के लिए लग रहा है, यानी दिखाया तो जा रहा है कि हम 24 पैसा उधार लिए भाई देश के विकास के लिए, लेकिन रियलिटीज ये है, और देश फंस जाता है डेवलपिंग नेशन इसी में, यानी कि 4 पैसा आप केवल देश के विकास के लिए लगा रहे हैं, बाकी के बाकी पैसा तो भाई कहाँ जा रहा है, कर्ज के ब्याज को चुकाने में। क्लियर है भाई। तो आज आप बजट को अगर अच्छे से एनालिसिस किए तो देखिए, भारत की आर्थिक स्थिति बता रही है ना भाई, ये चीजें आपकी आर्थिक स्थिति बता रही है कि क्या सिचुएशन है भारत की। तो अब एक तो ये रहा आपकी इनकम जिसमें थोड़ी सी टेंशन है भाई। अब आइए हम बात करेंगे उस इनकम के बारे में जिसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि राजस्व आय।
यानी कि सबसे पहले जैसे कि सरकार ने क्या किया था, आपके ऊपर फैन लगाया, ठीक है ना, या ऐसा समझिए यहाँ पे हम इसको दो भाग में इसको भी बांट देते हैं, राजस्व आय सरकार के भी हम इसको दो भाग में बांटेंगे। एक होगा सरकार को जो टैक्स से इनकम हुआ, टैक्स से जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हो गया एक, और एक हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि आप सैलरी, आपके सैलरी बेस्ड पे अगर आप उस उतने इनकम टैक्स देने के दायरे में है तो आपका टैक्स लिया जा रहा है सरकार। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप हमारे कोर्स को अगर परचेस करते हैं, इनडायरेक्ट में सरकार इंक्लूड नहीं होगा, सरकार दिखेगा नहीं, लेकिन सरकार के पास ही पैसा जाएगा। जैसे कोर्स खरीदा आपने मेरे से, ठीक है, खरीदा किसने भाई, आपने खरीदा, ठीक है, आपने कोर्स को खरीदा, आपको दिखता भी होगा, ये मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, कोर्स की फी है आपकी 500, ठीक है, फी हमने रखा है 500, लेकिन आपको पे करना कितना पड़ रहा है, 525 रुपए। यानी यहाँ पे 25 रुपए का जो मार्जिन आपको जो दिख रहा है, ये 25 रुपए जा कहाँ रहा भाई, ये जा रहा है सरकार के पास। यानी मीडिएटर मेरे को बना करके सरकार पैसा कमा रही है, समझ में आया। और आपके मीडिएटर मेले को बनाया है, पैसा आपसे सरकार खींच करके लेके जा रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आप जीएसटी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप पढ़े भी होंगे टैक्सेशन में, CGST, SGST और एक इंटरमीडिएट जो आपका जीएसटी होता है, तो वो टैक्सेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स से सरकार की इनकम। और एक होता है आपका नॉन टैक्स, इसी नॉन टैक्स में आपका सब चीज आ जाएगा। जैसे कि सरकार ने कोई फी लिया हो, अगर आपने मान लीजिए आपने कोई फी पे किया होगा भाई सरकार से, कोई चीज आपने, जैसे सरकार को आपने, सरकार के लिए कोई फॉर्म, आपकी सरकारी फॉर्म निकली हुई हो, है ना, या कोई सरकारी योजना का अगर आप लाभ ले रहे हो तो उसके लिए कुछ फी आपने दी होंगे, तो वो फी सरकार का इनकम हो गया। आपने स्टम्प पेपर खरीदा हो, वो उसके लिए आपने पैसा दिया, वो सरकार की इनकम हो गए। आपने कोई लाइसेंस लिया हो, कोई भी सरकारी जमीन में आपने को कोई चीज करना है या कोई वर्क या बिजनेस का, उसके लिए आपने लाइसेंस लिया, उसका सरकार ने आपने उस सरकार को आपने पैसा दिया होगा। इसके अलावा सरकार को डिविडेंड, देखिए शेयर मार्केट में आपने सुना होगा डिविडेंड के बारे में, मतलब आप किसी कंपनी में जब आप पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी के जो प्रॉफिट होती है, जैसे कि मान के चलिए या आपका कोई कंपनी है इंडियन रेलवे, ठीक है, अब इंडियन रेलवे में आपने 100 रुपए लगाए हैं भाई। अब सर कंपनी का जो प्रॉफिट रहा, इस बार का जो प्रॉफिट काफी अच्छा रहा, तो इस कंपनी का मन हुआ डिविडेंड देने के लिए हर जो भी उनके शेयर होल्डर है उनको 10 रुपए। तो ये इनकम आपका हुआ कि नहीं। अगले सर इसकी कंपनी की और भी अच्छी ग्रोथ हुई तो इसने डिसाइड किया 20 रुपए, तो ये भी आपकी इनकम हो गई। तो उसी प्रकार सरकार भी कई जगह इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस कंपनी से सरकार को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है भाई, डिविडेंड। तो ये भी सरकार की इनकम। अब सरकार तो 100 रुपए 200 रुपए तो नहीं लगाती होगी ना भाई, करोड़ों में लगाती होंगे पैसा, है ना, लाखों करोड़ों में पैसे लगते होंगे, तो उनको इनकम या फिर डिविडेंड भी उनको लाखों करोड़ों में मिलते होंगे, तो एक बहुत बड़ा इनकम हो जाता है वो भी। इसके अलावा सरकार को किसी ने गिफ्ट दे दिया हो, देते हैं भाई बहुत। मान लीजिए जैसे कि आपने सुना होगा कि सरकार ने इस देश ने कोई गिफ्ट दे दिया या ग्रांट अनुदान दे दिया है, ठीक है, तो इसमें सरकार की जिम्मेवारी नहीं, आपने मुझे गिफ्ट दिया भाई, जिसके बदले मुझे तो नहीं ना आपको उतना गिफ्ट देना ही है, वो आप मेरी इच्छा है, मैं दूं या चाहे नहीं दूं, ठीक। तो ये सारे जो है भाई इनकम सरकार के क्या होंगे, नॉन टैक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। या सरकार ने किसी को लोन दिया था, जैसे ये लोन दिया था, तो लोन में क्या होगा भाई, उसका इंटरेस्ट भी सरकार है, तो सरकार को इंटरेस्ट किसी ने पे किया होगा, तो ये भी सरकार के लिए एक अच्छा है। तो समझिए इंटरेस्ट सरकार ले रही है यानी कि रिसीव्ड कर रही है, तो ये नॉन टैक्स में आ गया, यानी कि टेंशन फ्री इनकम है। और यहाँ पे उधार लेकर के जो चुकाया जा रहा है इंटरेस्ट को, वो टेंशन फ्री नहीं है भाई, वो टेंशन से आपका ये टेंशन वाली इनकम है। मतलब मैं अभी यहाँ पे एक थेट की तरह चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि सरकार की जो इनकम होती है, दो इनकम है, एक जिम्मेदारी वाली इनकम होती है और एक होती है बिना जिम्मेदारी वाली इनकम नहीं होती। यानी कि उस पैसे में सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि आगे भविष्य में हमें उस पैसे से पैसे बनाने हैं, मतलब जिम्मेदारी वाले में आपको पैसे से पैसे बनाना है। यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में दो इंपॉर्टेंट याद रखना, डिस इन्वेस्टमेंट और डेप्थ, यानी कि आपने जो उधार लिया है। और रेवेन्यू इनकम में आपका आ जाता है टैक्स और नॉन टैक्स के अंदर मैंने सारी चीजें। और यही चीज आपको अब याद करना होता है कि सरकार ने कितना डिस इन्वेस्टमेंट किया, कितना ऋण लिया, कितना टैक्स से इनकम किया, कितना नॉन टैक्स से इनकम किया, कौन किसने, सरकार ने कितने उधार लिए हैं केंद्र सरकार से, ये सारी चीजें अब आपको बजट में ही यही सब डाटा आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसके बाद अब एक चीज और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अब देखिए ये तो रहा भाई बात इनकम की। अब आपको सरकार को ये भी बताना पड़ता है कि सरकार ने खर्च कहाँ किया, यानी कि व्यय, यानी कि सरकार ने खर्च कहाँ किया, यानी कि एक्सपेंडिचर सरकार की जो है वो भी सरकार को बताना पड़ता है। अब ये खर्च भी सरकार के दो प्रकार से होते हैं। जिस प्रकार से देखिए
आपका जो बजट यहाँ पे खड़ा था, आपने जो यहाँ पर बजट बनाई थी, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, 1 मिनट। ये जो आपने बजट बनाया था 20 लाख रुपए का, इसमें से कुछ, अब चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्लियर। देखिए, अब आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके मंथली इनकम कुछ भी हो, ठीक है ना, तो आप मान के चलते हैं आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है। तो अब आपका जो है खर्च जो होता है, कई सारी चीज़ों में खर्च हो जाते हैं, जैसे कि राशन लाना हो गया है, बिजली बिल हो गया, हाउस रेंट, ये सारी चीज़ें हैं। मान के चलिए कि इसमें आपका 70,000 आपके खर्च हो जा रहे हैं। रेस्ट का जो आपका 30 पूरा सब कुछ इसमें इंक्लूड करते हैं, मार्केटिंग वगैरह जो भी घूमना फिरना सब कुछ, बाकी आप 30,000 क्या कर रहे हैं, आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं मल्टीपल। कहीं आपने LIC में इन्वेस्ट कर दिया है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, और आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये भी आपका खर्च है और ये भी आपका खर्च है। लेकिन ये जो खर्च है, ध्यान दीजिएगा, और ये खर्च में अंतर क्या है, इस खर्च में क्या है भाई, भविष्य में आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये वो खर्च है जो आपको भविष्य में पैसे से पैसा बनाएगा। यानी LIC में आपने कुछ भी शेयर खरीदा हो, आपने लिया, तो वो भविष्य में आपको अधिक इंटरेस्ट मिल करके मिलेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाया है आज आपने, तो भविष्य में 5 साल बाद 10 साल के बाद आपको और भी अधिक इनकम देखने को मिलेगी। गोल्ड में, या आपने कोई जमीन लैंड खरीद लिया है, सबसे बेस्ट आज के समय में जमीन है, तो वो आपके 2 साल में उसके दोगुने पैसे आपको मिल रहे हैं। यानी ये वो खर्च है, क्या है भाई, जिसमें आपको भविष्य में फायदा है। यानी कि आप हमें एक बात बताइए, अब एक बात नहीं, उसी प्रकार सरकार भी जो होती है ना, उनके भी 2 प्रकार के खर्च होते हैं। एक ऐसा खर्च होता है जिसमें कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है, जिसमें कोई फायदा नहीं है, और एक ऐसी खर्च जिसमें सरकार की क्या होती है, फायदा होती है। तो आप अब ये जो जिसमें सरकार को कोई फायदा नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं राजस्व खर्च, ठीक है, उसे हम कहते हैं राजस्व खर्च। और जिसमें सरकार को फायदा होती है उसे हम कहते हैं कैपिटल, यानी कि पूंजीगत खर्च, पूंजीगत व्यय। तो अब आपसे यही एग्जामिनर पूछा जाता है कि सरकार कौन से खर्च कम करना चाहती है। तो अब आप एक बात बताइए खुद को सोच करके, कौन से खर्च को आप कम करना चाहेंगे, 70,000 वाले या 30,000? आप चाहेंगे कि 30,000 नहीं, यहाँ पे 40,000 हम डालें, और यहाँ, यानी कि आप कौन से खर्च को कम करना चाहते हैं, राजस्व खर्च को। उसी प्रकार सरकार भी चाहती है कि हम राजस्व खर्च को क्या करें, कम करें, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी ये पूंजीगत जो व्यय है, उसको हम क्या करें, बढ़ाएं। ये सब क्वेश्चन है, और मैंने जस्ट एग्जांपल देकर चीजों को क्लियर कर दिया हूं। अदरवाइज अगर मैं नंबर से या फिर बजट में जा करके समझाता तो आपको समझ में नहीं आता। यानी अब आपको ये समझ में आ गया कि जो बजट में जो क्या प्रस्तुत किया जाता है, इनकम और आय का लेखा जोखा। तो इनकम तो आप समझ लिए, सरकार के 2 प्रकार की इनकम होती है, एक जिम्मेदारी वाली इनकम और एक नन जिम्मेदारी वाली इनकम। जिम्मेदारी वाली को आपने कह दिया भाई कैपिटल इनकम, यानी कि पूंजीगत आय, और एक आपने कह दिया रेवेन्यू इनकम, यानी कि राजस्व आय। अब आप यहाँ पे बात करें कि खर्च भी हमारे 2 प्रकार के हैं। यानी एक खर्च जिसको आप योजना बना करके खर्च करेंगे, ठीक है, योजना बना करके खर्च करेंगे जिसका भविष्य में फायदा होगा। योजना बना के खर्च कर रहे हो तो भविष्य में फायदा होगा। और एक गैर योजनागत खर्च होता है, ठीक है, गैर योजनागत खर्च जिसका कोई फायदा नहीं है भविष्य में। तो जो योजना बनाकर आप खर्च करते हैं उसे आप क्या नाम देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हिंदी में हम इसे कहते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है ना, पूंजीगत व्यय। और जिसको आप गैर योजनागत बना करके खर्च करते हैं, जिसको आप कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व व्यय, ठीक है। अब इसके तहत जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सरकार किस खर्च को बढ़ाना चाहेगी भाई, तो सरकार इस खर्च को क्या करनी है, सरकार कौन से खर्च को कम करना चाहेगी, तो सरकार इसको क्या करेगी, कम खर्च करना चाहेगी। यानी सरकार अपने बजट में कोशिश क्या करेगी, हमारा टारगेट भी यही होता है, हर सरकार की टारगेट यही होती है कि जो हमारा राजस्व खर्च है, ठीक है ना, देखिए हमारा राजस्व खर्च कम हो और हमारा जो है रेवेन्यू इनकम ज्यादा हो। समझिए, इस इनकम में कम सरकार की होती है, सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अपना संपत्ति बेचना कम करना चाहती है, उधार लेना कम चाहती है, बल्कि टैक्स से उनको ज्यादा इनकम हो, नॉन टैक्स से ज्यादा इनकम हो। इट मीन्स राजस्व आय अधिक हो और राजस्व घाटा क्या हो, सरकार की कम हो। सरकार का ये टारगेट होता है बजट में। अब जैसे योजनागत खर्च सरकार ने कैसे किया, जैसे मैंने बताया गया, अब जैसे कि इन्होंने एजुकेशन के लिए इन्होंने कई सारे स्कूल का या यूनिवर्सिटी, तो भाई उससे सरकार को फायदा है भविष्य में, अच्छे युवा, स्किल्ड युवा निकलेंगे, फी वहां से सरकार को मिल रहे होंगे। इसके बाद हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल वगैरह बनाए तो हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा, जनता तक स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी, स्वस्थ लोग हो पाएंगे, वहां पे डॉक्टर आएंगे, उससे सरकार को टैक्स मिल रहा होगा। इसके बाद रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रोड बनेंगे, टोल प्लाजा वगैरह लगेंगे, है ना भाई।
तो ये सभी क्या होंगे, कैसे खर्च है भाई, ये सब डेवलपमेंट खर्च इसको हम बोलेंगे, यानी पूंजीगत व्यय करेंगे। रेलवे पर सरकार ने खर्च कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैम बना दिया है, रोड बना दिया, एयरपोर्ट, ये सब में सरकार को क्या है, भविष्य में फायदा है। इरिगेशन में खर्च कर दिया, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की सरकार, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे, कम आपको संचार की सुविधाएं प्रोवाइड कर, आप संचार की सुविधाएं लेंगे, उसके बदले आप सरकार को बिल देंगे। हाउसिंग सुविधाएं दे रहे हैं, हाउसिंग के बदले सरकार को रेंट मिल रहा है। तो ये वो खर्च है जिसमें सरकार क्या करना चाहता है भाई, अधिक से अधिक अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ताकि सरकार को भविष्य में, यानी यहाँ पे पैसे से पैसे सरकार बनाती है। लेकिन इस इनकम की अगर बात कर ली जाए, जैसे कि सरकार आपको सैलरी दे रही है, जितने भी अपने एम्प्लॉयमेंट, इसलिए तो सरकारी नौकरियां कम की जाती है कि सरकार को कम पैसा देना पड़े। जो पेंशन में पैसा जा रहा है सरकार को, कोई फायदा इसमें कोई नहीं है। सैलरी में ठीक है काम मिला, लेकिन सैलरी चाहती है कि कम सैलरी में अधिक काम सरकार निकाल ले। इसके बाद मनोरंजन के लिए कोई सरकार ने कुछ मनोरंजन के लिए साधन के लिए बनाया भाई, पार्क बनाया, अब उससे कोई सरकार को फायदा नहीं हो पा रहा। सरकार ने कुछ सब्सिडी दे दी है, तो सरकार को उसमें क्या फायदा, 900 के चीज को आपको 600 लेकर के 300 रिटर्न कर दिए, तो सरकार को उसमें कोई सरकार की जो स्कीम रही है भाई कि हर साल हम आपको इतना पैसा देंगे, तो उसमें सरकार को कोई फायदा नहीं है भाई। क्लियर है ना। तो ये कैसा सरकार का खर्च हो गया भाई, ये हो गया आपका गैर राजस्व खर्च, सॉरी ये हो गया गैर योजनागत खर्च, यानी कि राजस्व खर्च हो गया। ठीक, समझ में आ गया। या सरकार जो उधार लिए हैं उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये भी सरकार को इससे कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है भाई। कोई अगर किसी को गिफ्ट दिए हैं सरकार, अब किसी देश को भाई इतना पैसा दे दिए भाई, श्रीलंका डूब रही, हमने इतना पैसा दे दिए, ग्रांट दे दी, उससे सरकार को क्या फायदा भाई, इस इनकम इस खर्च से सरकार को कोई फायदा। ठीक है, वो एक मैसेज जा रहा है समाज में, या फिर सोशली हमें सोच पा रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट इसमें सरकार का कोशिश ये होती है कि हम इस खर्च को क्या करें, कम करें। ओवरऑल अब आपको ये समझ में आ गया कि खर्च और इनकम दो चीज आपको, अभी मैं इसको हटा रहा हूं, अब 2 लाइन में मैं पूरी चीजों को, जितनी बातें मैंने अभी आपको कही है वो सारी चीजों को राउंड अप करूंगा, और अब फिर आपको बजट पढ़ने में समझ में आएगा हर एक डाटा। देखिए बिल्कुल आपको लग रहा हो कि हम बजट में एंट्री नहीं कर रहे हैं, एंट्री नहीं करने का पीछे रीजन यही है कि ये चीज अगर आप समझ गए तो फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए बजट मतलब सिंपल सी बात है, आपकी जो इनकम है, मैं लिख दे रहा हूं, आपकी जो इनकम है और आपका जो एक्सपेंडिचर है, इसी का डिटेल क्या होता है, बजट होता है। अब जो सरकार की जो इनकम होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है सरकार की कैपिटल इनकम, जिसको मैंने कह दिया पूंजीगत आय, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। और एक हो गया आपका रेवेन्यू इनकम, यानी कि राजस्व इनकम। पूंजीगत के अंदर मैंने बताया आपका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, विनिवेश हो गया आपका, और एक हो गया आपका उधार लेकर के सरकार अपना इनकम कर रही है, और एक हो गया आपका, अब इसमें क्या हो गया, नॉन टैक्स, और एक हो गया आपका टैक्स के द्वारा सरकारी इनकम। तो ये सरकार क्या करती है भाई, इसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। और सरकार चाहती है कि इसको जितना से ज़्यादा क्या कर सके, हम इंक्रीज कर सके, इस इनकम को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सके, और हम इस इनकम को डिक्रीज करें, डिसइन्वेस्टमेंट कम करें, उधार कम ले। उसी प्रकार सरकार का जो व्यय है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, ये भी 2 प्रकार का है। 2 प्रकार में, एक हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, और एक हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय, ठीक है। ये वो व्यय है जो आपका फ्यूचर में क्या बना रहा है, भविष्य के लिए आपको पैसे में पैसा बना रहा होगा, ठीक है। तो सरकार इसको क्या करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, और इससे सरकार को कोई फायदा नहीं, इसलिए सरकार इसको क्या करना चाहती है, कम से कम इसमें खर्च करे। क्लियर हो गया भाई ये पूरा हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखिए हर साल बजट प्रस्तुत करने से जस्ट 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। 1 दिन पहले कौन, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 से 51 में शुरू हुई थी, 1 दिन पहले आती थी। 1964 में बजट के 1 दिन पहले आना शुरू हुआ था। यह हमें देश की आर्थिक स्थिति बताना, देश की गरीबी क्या है, ठीक है ना, देश के एजुकेशन सिस्टम क्या है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी कि पीएफ कौन, कितने लोग कमा पा रहे हैं, और कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम, मतलब अनऑर्गेनाइज मतलब ये समझ जो पीएफ जिनका कटिंग नहीं हो रहा, ठीक है, और जिनका पीएफ कटिंग हो रहा है यानी कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में बहुत जल्दी निकल गया, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग भारत सरकार के जब बजट पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा गया बजट वित्त वर्ष के अनुमानित है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब देखिए बजट 3 प्रकार के बजट होते हैं, एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है डिफिसिट बजट। तो देखिए सरप्लस बजट मतलब ये है कि आपका इनकम
अधिक है, खर्च कम है, यानी आप 100 रुपये कम कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 80 रुपये, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं सरप्लस बजट, अधिशेष बजट। बैलेंस बजट मतलब कि हम इसे कहते हैं कि जितना आपका इनकम है 100 रुपये, उतना आपने खर्च कर दिया 100 रुपये, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस बजट। और डिफिसिट बजट यानी कि घाटे का बजट, यानी कि हमारा इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, यानी कि 100 रुपये हमारा इनकम है बट खर्च कर रहे हैं हम लोग 120 रुपये, ठीक है। तो आप बोलेंगे कैसे, तो भाई 20 रुपये हमने उधार लिया, इसलिए हमने इसको नाम दिया घाटे का बजट। और जनरली जो डेवलपिंग नेशन में या राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है वो घाटे की बजट होती है। अब एक लाइन ये लिखा गया, सबसे ज्यादा बार बजट रघुवर दास के द्वारा 8 बार विधानसभा में पेश किया गया, ठीक है। ये सब फैक्चुअल डाटा। खैर चलिए, तो टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई है। चलिए अब आते हैं जो 2025-26 का जो मेन चीजें हैं, यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सरकार के बजट में। सरकार अब बता रही है कि हमारी जो इनकम है, यानी सरकार ने जो बजट बनाया है 1,45,400 करोड़ रुपए की, तो सरकार अब बताना ये क्या है आपकी, अनुमानित है भाई, अनुमानित है मतलब एस्टिमेटेड है। तो सरकार बता रही है कि ये अनुमानित जो पैसा है सरकार को लगता है, झारखंड सरकार को, कि कहां से आएगी। तो वो अब देखिए, अब कहां से आएगी, तो इसका मैंने क्या बताया, दो, एक होगा आपका क्या, रेवेन्यू राजस्व इनकम होगा, और एक कैपिटल इनकम होगा, यानी कि कुछ अपना शेयर बेच करके उधार, रेवेन्यू टैक्स से, नन टैक्स से, और केंद्र सरकार से जो सरकार को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब अभी हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि सरकार का जो ये इनकम है, यहाँ पे सरकार देखिए एक बता रहा है राजस्व प्राप्ति, यानी कि टैक्स से, ठीक है ना, और केंद्र में जो शेयर होल्डर, क्योंकि देखिए अब एक चीज और समझिए, एक चीज मैं अभी आपको और बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सरकार को जो इनकम होता है टैक्स से, टैक्स में मैंने बताया था एक डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका SGST यानी कि स्टेट GST, यानी कि राज्य सरकार से भी जो सरकार की कमाई होती है, तो राज्य से जो सरकार की कमाई हो रही है, तो भारत सरकार का भी ये दायित्व तो होता है कि वो कि राज्य सरकार को क्या करे भाई, क्योंकि सरकार से आपने राज्य सरकार से जो कमाया है, और अभी आपने मनरेगा में भी देख लिया है कि मनरेगा में भी अब राज्य सरकार ही अब क्या करेंगे, फंड डालेंगे। तो अब आप भाई केवल उनके ऊपर लोड तो नहीं देंगे ना, उनको तो पैसा भी देना होगा। तो वो भी अलोकेट करते हैं कि स्टेट को कितना परसेंटेज शेयर जाएगा। अब अलग अलग स्टेट को अलग अलग परसेंटेज जाएगा, कुछ थोड़ा सा भेदभाव भी हो जाता है, जहां पे उनकी पार्टी होती है उनको ज़्यादा मिल जाता है, या फिर वहां पे जो जैसे अब ये डिपेंड करता है स्टेट की इन्वायरमेंट कैसी है, ठीक है, स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, स्टेट का एरिया कितना है, वहां पे संसाधन क्या, बहुत कुछ देख करके सरकार क्या करती है, डिवाइड करती है कि झारखंड को कितना देना है, बिहार सरकार को कितना देना है, महाराष्ट्र को कितना देना है, तो ये सरकार देती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, केंद्र राज्य सरकार की एक रेवेन्यू इनकम, क्योंकि वो तो सरकार की टेंशन नहीं ना भाई झारखंड सरकार को, ठीक है। तो वो देखिए केंद्र करों में हिस्सेदारी, और राज्य सरकार ने अपने टैक्स से कितना इनकम किया, तो ये वो इनकम हो गया जो टैक्स से कमाया। और ये नन टैक्स में जैसे मैंने आपको बताया, फी हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें हो गया, और कुछ गिफ्ट मिल गया, ग्रांट मिल गया, ये हो गया। और दूसरा इनकम है कैपिटल, जिसमें सरकार ने क्या किया होगा, कुछ चीजों को बेचा होगा या उधार लिया होगा, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी। देखिए जैसे कि लोन को अगर दिया होगा सरकार ने, तो उसके बदले कुछ लोन को वसूल लिया, वो हो गया। और जो उधार लिए हैं, और अदर में मतलब कुछ चीज़ों को अगर बेचा है सरकार, तो ये कुल मिलाकर सरकार की इनकम का ये डाटा है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, ये अभी मैंने देखिए हर एक चीज़ को मैं बेसिक से लेकर के हर एक डाटा को समझा रहा हूँ, और फिर जाकर के उसके अंदर में घुस करके भी मैं अब इसको देखिए खोलूंगा पूरे इनकम को। तो अब आपको समझ में आ पाएगा अच्छे से, क्योंकि बजट नहीं समझेंगे भाई तो याद ही नहीं हो, कैसे याद करिएगा। तो चलिए, जो राज्य सरकार बता रही है कि उनकी इनकम कहाँ से हो रही है, तो अभी आपको फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, इनकम सरकार की दो प्रकार से होगी, ठीक है। एक इनकम होगी रेवेन्यू और एक होगी कैपिटल, यानी एक होगी राजस्व इनकम और एक होगी आपकी पूंजीगत आय। पूंजीगत आय वो आय होती है जिसमें सरकार की लाइबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है विनिवेश करके या उधार लेकर के। और राजस्व टैक्स से, नन टैक्स या केंद्र सरकार ने दिया हुआ, तो इस पर कोई भी टेंशन नहीं होता। तो सबसे पहले हम राजस्व आय को देखते हैं, यानी कि केंद्र सरकार ये बताएगी जो हमारा बजट है 1,45,400 करोड़ की, अब ये हमारा इनकम कहाँ से, अगर आप देखेंगे 2025-26 का बजट, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो कुल आपका 1,45,400 करोड़ आएगा। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो आपका कुल हो जाएगा 1,45,400 करोड़ रुपए, ठीक है ना। खैर अभी इसको हटा लीजिए, इसको जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना जोड़ घटाव करना, अब आपको समझना है। तो देखिए सरकार बता रही है कि जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां कितनी है, 1,25,153 करोड़, यानी कि जो इनकम हो रही है सरकार की, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो हमने बताया सरकार की दो इनकम, एक हो गया आपका राजस्व आय
और एक हो गया आपका पूंजीगत आय। ठीक है, एक हो गया आपका पूंजीगत आय। अब यहां पे सरकार ने बताया कि जो राजस्व आय से सरकार की कुल इनकम कितना होना चाहिए, 1,45,400 करोड़ रुपए। ठीक है ना, सरकार को इतना पैसा चाहिए भाई। तो सरकार ने बताया कि राजस्व से कितना इनकम हो गया है, 1,25,153, 1,25,153 करोड़ रुपए, इतना सरकार की इनकम हुई है। किससे? राजस्व से। राजस्व से कहने का मतलब क्या हो गया भाई, टैक्स से कमाया होगा, नॉन टैक्स से सरकार ने कमाया होगा, और केंद्र सरकार ने पैसा दिया होगा। ये देना ही होता है सरकार को, ये मैंने आपको समझाया। अब इसको मिला करके कितना आया है, 1,25,153 करोड़। अभी भी इसमें क्या है, कुछ माइनस है, कितना 20 करोड़ के आसपास कम है। यानी पूंजीगत आय में कितना इनकम किया होगा सरकार ने, 20 करोड़ के आसपास दिखाएगी। चलिए देख लेते हैं पूंजीगत आय में क्या दिखाया है। देखिए कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत आय देखेंगे तो 20,246 करोड़। चलिए 20,246 करोड़, 20,246 करोड़ रुपए सरकार ने पूंजीगत आय की है। ठीक है ना, पूंजीगत आय करने का मतलब क्या हो गया, सरकार ने क्या किया होगा, विनिवेश किया होगा, यानी अपनी संपत्ति को बेचा होगा, या फिर उधार लिया होगा। ठीक है ना, या उधार लिया होगा, या गिफ्ट किसी ने दे दिया होगा। गिफ्ट तो इसी में आ जाएगा, गिफ्ट एंड ग्रांट इसी में आ जाएगा, क्योंकि गिफ्ट में जिम्मेदारी नहीं होती है। यानी ये ऐसा पैसा है जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी। चलिए ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक और आपको जोड़ सकता हूँ, यहाँ चाहूँ तो आपको गिफ्ट जोड़ दूँ या ग्रांट लिख दूं। इसमें सरकार की ये इतनी इतनी इनकम है भाई, 1,25,153 करोड़। अब इसमें आपको याद ये करना होगा कि टैक्स से कितना मिला, नॉन टैक्स से कितना मिला, केंद्र सरकार ने कितना दिया, गिफ्ट कितना मिला। मान के चले ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये ए है, इन चारों को मिलाकर कितना आएगा, ये इतना ही आएगा। इतना तो मैथ आपका क्लियर है ना। तो अब ये डाटा आपको याद करना होगा। तो देखिए मैं आपको डाटा याद, मैं लिख करके यहाँ पर क्या बच्चों की तरह नहीं समझा रहा हूँ, आपको डाटा याद करा रहा हूँ कि झारखंड सरकार की बजट 1,45,400 करोड़। इसमें आपको पूछेगा कि झारखंड सरकार की राजस्व आय कितनी थी, 1,25,153 करोड़। अगर ये भी याद है और ये याद है तो आप इससे माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। समझिए मेरा बताने का मकसद। और पूंजीगत कितना हो गया, 20,246 करोड़, 20,246 करोड़, और आपका रेवेन्यू हो गया 1,25,153 करोड़। ठीक है, यहां तक चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी एक तो आपका ये डाटा याद हो गया, लेकिन याद करिए मैंने बताया था कि जो इस साल का बजट है 1,45,400 करोड़, पिछले साल से कितना परसेंट अधिक है, 13%। और संख्या में मैंने बताया था 16,000, याद करिए आपको अगर याद हो तो मैंने यहाँ लिखा था 16,500 करोड़ रुपए पिछले बार से अधिक है। ठीक है ना, पिछले बार से। और ये मैंने आपको डाटा भी याद कराया था, कितना था पिछले साल का, 1,28,900, 1,28,900, और ये 1,01,101 रुपए, 1,01,101। ये तीनों आपको याद करना ही पड़ेगा। 1,45,400 करोड़ का बजट इस बार का है। पिछले साल का बजट रहा 1,28,900 करोड़ रुपए का, और उसके पिछले साल का बजट रहा 1,01,101 रुपए का। चलिए कितना अधिक रहा भाई, 16,500 करोड़ रुपए, और कितना परसेंटेज, 13% अधिक रहा। चलिए भाई अब अगर यहाँ पे बात किया जाए, ये 86% का मतलब समझ में आ रहा है। यानी कि जो कुल बजट है सरकार की 1,45,400 करोड़, इसका 86% सरकार बता रही है कि हमने रेवेन्यू से कमाया है। और सरकार को मैंने आपको बता दें कि सरकार कौन सा आय अधिक करना चाहती है, राजस्व आय को या फिर कैपिटल आय को, बताइएगा। कैपिटल आय को, तो इसमें तो सरकार की टेंशन वाली, तो सरकार चाहती है कि राजस्व आय अधिक करे। यानी कि ये 40% जो बता रहा है कि हमने उधार लेकर के या फिर कुछ चीजों को बेच करके कमाया है। ये भी डाटा क्लियर है, परसेंटेज याद रखिएगा। अब इसका पिछले साल वाला भी आप कम से कम इसका याद रखिएगा। पिछले साल राजस्व से कमाई हुई थी 1,10,800, सेम जितना बजट था पिछले का उसका ही 86%, पिछले बार भी इस बार ही। तो ऐसा नहीं है कि इस बार का बजट 1,45,400 करोड़ अधिक तो है, लेकिन राजस्व आय हमारी अभी तक बढ़ी नहीं है, उतना ही है, 86% ही है। अब राजस्व में हम लोग को पता है हम टैक्स से कमाएंगे, केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार अपना टैक्स लगाएगी, कुछ नॉन टैक्स होंगे। ठीक है ना, इस नॉन टैक्स में ये हो गया, और कुछ ग्रांट से हमें पैसे मिलेंगे। तो अब यहां से आपको याद करना होगा कि सरकार ने टैक्स से कितने कमाए हैं, यानी सरकार ने टैक्स से कितने में कमाए हैं, एकदम याद करिए, 42,240 करोड़ रुपए। 1,25,153 करोड़ में सरकार ने जो कर से कमाया है वो है आपका 82,240 करोड़ रुपए। और जो सरकार, केंद्र सरकार से जो शेयर होल्डिंग जो मिला है, ठीक है ना, जो केंद्र सरकार ने दिया है वो कितना दिया है, 47,040 करोड़। यानी कि जो कुल इनकम है 1,25,153 करोड़ का कितना है, 32% है। ठीक है,
यानी कि ये डाटा आप याद करके रखें, याद करना पड़ेगा। अब आपको ये तो समझ पा रहे होंगे ना, अब एटलीस्ट ये तो समझ पा रहे कि पैसे आ कहाँ से रहे, किस प्रकार से आ गए। तो राजस्व 1,25,153 करोड़, जिसमें कर से हो गया 82,240, केंद्र सरकार ने 47,040 करोड़ दिए। केंद्र राज्य सरकार के जो टैक्स से कमाई हुई वो हुई 35,200 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 32,200 करोड़ रुपए, 32,200 करोड़ रुपए। और नन टैक्स से जो कमाई हुई वो है 42,913, 42,913 में इसको जोड़िए तो आपका 42,913 में आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे देखिए टोटल, यहाँ पे आप समझिए जो टैक्स से कमाई हुई है सरकार की, टैक्स के अंदर आपका केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है और जो राज्य सरकार ने जो टैक्स से कमाया वो कितना कमाया है, 82,240 करोड़ रुपए। इसको इसमें 82 में जो आपका 47,040 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया और राज्य सरकार ने खुद जो राज्य के लोगों के ऊपर टैक्स लगा के कमाया 35,200 करोड़, इनको जोड़िए तो ये आपका आ जाएगा टैक्स से कमाई का 82,240 करोड़ रुपए। समझ में आया अब कि नहीं आया? अब ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई। और बाकी नन टैक्स से सरकार को कमाई कितना हुआ है तो वो आपको सरकार बता रही है कि जो नन टैक्स से हमें कमाई हुई है 42,913। और नन टैक्स में क्या क्या है, एक तो सरकार राज्य सरकार ने अपने अंदर में जो भी टैक्स से कमाया होगा वो है 25,856 करोड़ रुपए, और कुछ गिफ्ट अनुदान, यानी कि आपने कुछ बेच उच करके या गिफ्ट अनुदान से जो भी चीज़ों मिला होगा, इनको कोई केंद्र सरकार से अनुदान मिला है वो 17,057 करोड़। तो ये डाटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कितना ग्रांट इस बार बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को दिया है। तो याद रखिएगा 17,057 करोड़। स्टेट ऑन नॉन टैक्सेस, राज्य का स्वकर भी, मतलब कि राज्य सरकार ने फाइन लगाया होगा, कुछ लाइसेंस दिया होगा राज्य सरकार ने, समझ रहे हैं ना भाई। उस प्रकार से जो कमाई हुई है वो है आपकी 25,856 करोड़ रुपए। और ये दोनों मिलाकर के नॉन टैक्स से कितनी कमाई हो गई, 42,913 रुपए। अब मैं इसको सब कुछ हटा रहा हूं, ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, एक बार एकदम माइंड में फ्रेश करके याद करिए सारे डाटा को, ठीक है। ये डाटा याद करने पड़ेंगे भाई, और अगर सोच रहे खुद से बैठ करके हम याद कर लेंगे वो याद नहीं होगा, इस तरह से अगर करेंगे तो ही आएंगे, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं क्या क्या हम लोगों ने सीखा। अभी हमने बताया कि जो राज्य सरकार है, झारखंड सरकार की जो आय है, बजट है, वो है 1,45,400 करोड़ रुपए की, ठीक है। जिसमें से सरकार ने बताया कि 13% अधिक है पिछले साल से, 16,500, मैं लिख दे रहा हूँ 16,500 करोड़ रुपए अधिक है इस बार का बजट। और सरकार की जो इनकम है भाई, जो राजस्व इनकम सरकार ने बताई है इस बार कितनी हुई है, 1,25,153 करोड़ रुपए। यानी कि कुल बजट का 86% हमने राजस्व से ही कमा लिया है। राजस्व से यानी कि टैक्स और नन टैक्स से आपने कमा लिया है। तो टैक्स से आपने कितना कमाया, 82,240 करोड़। टैक्स से कमाने का मतलब कि एक तो केंद्र सरकार ने जो आपको सेंट्रल टैक्स से, यानी कि राज्य सरकार ने जो कमाकर केंद्र सरकार को दिया है, उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार इनको दिए, कितना, 47,040 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी 32.35% होगा। और राज्य सरकार ने खुद जो टैक्स लगा के कमाया है, ठीक है ना, खुद का जो सरकार का टैक्स रहा है, मतलब झारखंड सरकार अपने जो एम्प्लॉयमेंट को जो सैलरी दे रही है उनका इनकम टैक्स से जो उनकी कमाई हुई है वो है 35,200 करोड़ रुपए। तो अब इन दोनों को जोड़ करके 35,200 करोड़ और 47,040 करोड़ को मिलाकर कितना होगा, 82,240 करोड़। राजस्व इनकम में है 1,25,153, यानी कि आया 82,240 करोड़, जो टैक्स से इनकम हो गई। तो और जो रेस्ट जो पैसा बचा है 42,913 करोड़, ये कहाँ से इनकम हुई सरकार को, नॉन टैक्स से। यानी कि सरकार ने कुछ लाइसेंस दिया होगा, स्टम्प पेपर बेचा होगा, ये सारी से इनकम जो सरकार को हुई है स्टेट नॉन टैक्स से सरकार की 25,856 करोड़ रुपए। और जो ग्रांट सरकार को मिला है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने कितना अनुदान दिया, सरकार को ऐसे ही दे दिया राज्य सरकार को, ले भाई काम कर तू अपना, 17,057 करोड़। तो भाई गिफ्ट इतना मिलता, 17,057 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी, इसलिए इंपॉर्टेंट है यह डाटा आपको याद करना। तो ये कुल मिलाकर के सरकार की क्या हो गई भाई, इनकम हो गई कितनी, राजस्व इनकम हो गया 1,25,153 करोड़, ठीक है, ये राजस्व हो गया 1,25,153 करोड़ और पूंजीगत हो गए 20,000। तो अब इसको जोड़िए दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, 1,25,153 करोड़ और ये हो गया आपका 20,246 करोड़। कितना होता है, 639 5,4,9 2,1,3,5 2,2,4 और 1। तो देखिए 1,45,400 करोड़ रुपए हो गया ना, बस थोड़ा सा ऊपर क्योंकि पॉइंट दशमलव को छोड़ करके यहाँ किया गया। तो कुल बजट इतना ही बना है 1,45,400 करोड़ का। ये तो हो गया, सरकार ने बता दी भाई कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से हुई है। अब सरकार ये बता रही है कि हमारी जो क्या बोलते हैं,
यह सरकार ने क्या बता दिया भाई। अच्छा, अभी तो मैंने आपको केवल रेवेन्यू का जोड़ाया था ना, इसका तो अभी मैंने बताया नहीं। कैपिटल इनकम सरकार की अब हम लोग देखेंगे, जो आपकी कितनी है 20,246 करोड़, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया 20,246 करोड़। यहाँ पे तो मैंने आपको ये बता दिया टैक्स से कितना कमाया सरकार ने 82,000, नॉन टैक्स से कितना, केंद्र सरकार ने कितना दिया, गिफ्ट ग्रांट, ये सारी चीजें हमने बता करके 1,25,153 करोड़ का डाटा सरकार ने दे दिया। और बाकी का रेस्ट अमाउंट जो है आपका 20,246 करोड़ रुपए, यानी 14% कुल बजट का, ये सरकार ने एक तो जो लोन किसी को दिया है उससे जो सरकार ने कमाया है उसका इंटरेस्ट जो सरकार को मिला है वो है आपका 200, बहुत कम है भाई। देखिए कितना कम है, यही होता है। इसी को समझिए, देखिए सरकार को उधार कितना लेना पड़ रहा है, 20,000 करोड़, मात्र 246 करोड़ रुपए ही रिकवरी से, यानी सरकार ने किसी को लोन दिया है वो वसूली हुआ है मात्र 246 करोड़, और बाकी सरकार को उधार लेना पड़ रहा है 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो जो मैया सम्मान योजना में जो पैसे वगैरह है उसका कई परसेंट पैसा यहाँ, ये 20,000 करोड़ रुपए ऐसा नहीं है कि ये देश के राज्य के विकास के लिए लग रहा है। ठीक है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये विकास के लिए नहीं लग रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरेस्ट पे करने में कितना जा रहा है। ठीक है, तो खैर अभी उसको, अभी हम आएंगे उस डाटा को तो आपको ज्यादा समझ आया। तो ये हो गया सरकार की भाई पूंजीगत क्या हो गई, ये आय हो गई। तो सरकार क्या करेगी, चाहेगी इसको हम क्या करें, जितना हो सके कम करना चाहे। ठीक है, तो ये हो गया डाटा, याद हो गया। लोन से रिकवरी से 246, और रेस्ट जो उधार सरकार, ये आपको याद रखना है भाई कितना उधार लिया है। तो देखिए 14% जो पूंजीगत आय है उसमें से 13.75% उधार से सरकार ने पैसे कंप्लीट किए हैं बजट के लिए, 20,000 करोड़ रुपए। समझ रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए क्या है, सरकार ने, झारखंड सरकार ने उधार लिए हैं। अब सरकार की खर्च कहाँ होगी, तो उसी प्रकार सरकार दो जगह खर्च करेंगे, एक राजस्व खर्च करेंगे जिसमें कोई सरकार के फायदा नहीं है, सरकार इस खर्च को कम करना चाहती है, और कैपिटल जो भविष्य में पैसा बनेगा। ठीक है, सिंचाई में, इलेक्ट्रिसिटी में, इंडस्ट्री लगाएंगे, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, जिसमें भविष्य में क्या होगी, सरकार को पैसे से पैसा बना पाएगी। तो इस खर्च को सरकार अधिक करना चाहेगी। तो 2025-26 का बजट अगर आप देखें तो इस बार राजस्व खर्च कितना है सरकार का, 1,10,636 करोड़, जो पिछले साल से 20.48% अधिक है। देख सकते हैं पिछले साल जो था 91,832 करोड़, यानी कि राजस्व खर्च जो सरकार को सैलरी देने में, पेंशन देने में, इंटरेस्ट चुकाने में, समझ रहे हैं ना, उसके बाद कुछ ऐसे स्कीम चलाए हैं वो, अब जैसे मैं ये समझ, ये सब कहाँ भाई, यहाँ यही पैसा आपका जा रहा है यहाँ से। ठीक है, और बाकी जो पूंजीगत है, यानी कि जो ये पूंजीगत व्यय, यानी कि वो व्यय होते हैं जो राज्य के विकास के लिए खर्च किए जाते हैं, मात्र देखिए 34,763 करोड़ रुपए, यानी 1,45,400 करोड़ रुपए। अब ऐसा समझिए 1,45,400 करोड़ रुपए आपको जो खर्च करना था, उसमें से राज्य के विकास के लिए कितना खर्च कर पा रहे हैं आप, 34,763 रुपए। और बाकी वो ऐसे जगह खर्च हो रहे हैं जिसमें ना तो राज्य को विकास है और ना ही भविष्य में इससे सरकार को कोई फायदा है। वो आपका रकम है 1,10,636 करोड़। जब आप जोड़ेंगे 1,10,636 को और 34,763 को, तो वही आएगा 1,45,400 करोड़। 6 3 9 6 3 9 7 6 13, 4 1 5 3 1 4 और 1,45,400 करोड़। तो समझ में आया। और पिछले बार से कितना अधिक है, तो 7.81% अधिक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय। क्लियर है, यानी कि ये खर्च को सरकार को अधिक करना चाहिए। ठीक है ना, सरकार को अधिक करना चाहिए, तो बिल्कुल पिछले बार से सरकार ने अधिक खर्च किया भी है। अब आप बोलेंगे यार 37,068 करोड़ है और यहाँ पे 34,763 करोड़ दिखाया गया। तो देखिए मतलब अकॉर्डिंग टू टोटल बजट की यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यहाँ का पिछले साल का बजट कम था, 1 लाख कितना था, 1,25,000 समथिंग था। इस बार 1,45,000 का बजट है, इसलिए उससे परसेंटेज निकालेंगे तो आपको अधिक आएगा। तो मेनली अब यहाँ पे समझ में आया सरकार का जो अब देखिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, सैलरी में, पेंशन में जाना, तो देखिए ब्याज चुकाना, तो वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 1,10,000 जो सरकार, अब ये भी आपको याद रखना होगा कि सैलरी में कितना सरकार खर्च करिए, 20,254 करोड़, पेंशन में 10,173 करोड़, ब्याज भुगतान में 354 करोड़, यानी कि इतना तो केवल देखिए 6,354 करोड़ रुपए। मतलब यहां समझिए जो सरकार 20,000 करोड़ आपकी क्या ली थी भाई, उधार ली थी सरकार ने। यहाँ पे देखिए 20,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। अब इस 20,000 करोड़ में ये 6,354 करोड़, 6,354 करोड़ तो भाई केवल ब्याज भुगतान में निकल गया है। मतलब कि इस 20,000 करोड़ जो राज्य के विकास के लिए हम
उधार ले रहे हैं ये सरकार दिखा रही है, एक्चुअली में 6,500 के आसपास तो आप केवल इंटरेस्ट में ही चुका दिए भाई। रेस्ट जो बच रहा है 13,500 करोड़ वो मात्र राज्य के विकास के लिए लग पा रहा है। समझ में आ रहा? तो ये असली सच्चाई है। देखिए बजट जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तब ये आपको देश की या राज्य की एक्चुअल आर्थिक स्थिति आप पता कर पा रहे होते हैं। उसका राजस्व खाते पर रेवेन्यू अकाउंट में 66,021 करोड़ रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो, अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझिए। भारत कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है भाई? हम वो खर्च करते हैं जहां पे सरकार को क्या मिलती है भाई? भविष्य में पैसा बनाने को मिलेगी। सरकार का जो आंतरिक ऋण रहा भाई 8,326 करोड़। भारत सरकार से जो ऋण था इनका 420 करोड़ रुपए, और ऋण एवं अग्रिम यानी लोन और जो एडवांस है इनका 296 करोड़ रुपए। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मेन आपको ये डाटा याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 34,763, और ये चारों आपको डाटा याद रखना होगा। और रेवेन्यू से कितना इनका खर्च है, ये है आपका इसका रेवेन्यू में खर्च। ठीक है, अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, क्या होता है वो समझेंगे। प्राइमरी डिफिसिट प्राथमिक घाटा, ये सब डाटा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये सब डाटा आपके एग्जाम में। और एक होता है आपका रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। अब उसको अब हम लोग समझते हैं, उसके बाद इधर आएंगे तब जाके आपका बजट फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए अब हम लोग पहले समझ लेते हैं जो जो बजट के घाटा के। देखिए यहाँ पे आपको मेन जो यहाँ पे आप अगर देखे होंगे तो आपको यहाँ पे मेनली क्या देखने को मिला है, यहाँ पे आपको एक टर्म देखने को मिला है घाटा घाटा घाटा, क्योंकि घाटे का बजट ही हम लोग पेश करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उतना इनकम है नहीं भाई, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है उतने इनकम मतलब जितना खर्च है उतना इनकम के लिए हमें कुछ चीजें उधार लेनी पड़ती, इसलिए एक होता है राजकोषीय घाटा, एक होता है प्राइमरी और एक होता है रेवेन्यू घाटा। तो सबसे पहले राजकोषीय घाटा को समझिए, यानी कि एक आपने जो अभी देखा फिस्कल डेफिसिट जिसको आप बोलते हैं, यानी ये हो गया आपका राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा यानी ये राजकोषीय घाटा क्या बताता है, यानी राजकोषीय घाटा जो आपको बता रहा है 11,253 करोड़ रुपए। ठीक है ना, 11,253 करोड़, यानी कि राजकोषीय घाटा जो हम निकालते हैं वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि जो सरकार की जो बजट है उस बजट को पूरा करने के लिए हमें कितना उधार लेना पड़ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, उस बजट को पूरा करने के लिए हमें कितना उधार लेना पड़ रहा है इससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो हमेशा बजट में कोशिश ये करना, हमें ये देखना आना चाहिए कि हम कितना उधार ले रहे हैं। ठीक है ना भाई, कि बजट को पूरा करने के लिए, यानी कि हमारा मान के चलिए अगर 1,00,000 रुपए महीने का खर्च है लेकिन हमारी इनकम 75,000 हो पा रही है, तो इसको हम पूरा करने के लिए हम क्या कर पा रहे हैं भाई, 25 के क्या है हमारा फिस्कल डिफिसिट है। ठीक है, आप देखेंगे डाटा में फिस्कल डिफिसिट 25,000 दिख रहा है, यानी इतना आपको क्या करना पड़ रहा है भाई, उधार लेना पड़ रहा है। समझ में आया? हो सकता है इसमें से आपको 25 के यहाँ पे फिस्कल डिफिसिट ना के 20 के दिखेगा, क्योंकि 20 के में से 5 के इधर आ गया, 5 के आपने कुछ अपने शेयर को बेच दिया, वो जमीन बेच करके ले लिया, तो संपत्ति तो घटा ना। एक्चुअल उधार आपने 20 के लिया तो फिस्कल डिफिसिट 20 के दिखाएगा। यानी फिस्कल डिफिसिट से आपको क्या पता चल गया भाई, यानी कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे समझिए आपका जो बजट है मतलब आपका जो खर्च है, समझिएगा आपकी जो खर्च है भाई वो खर्च है, मैं मान के जस्ट एक रफ डाटा ले रहा हूँ 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए इनकम आपका क्या क्या है। देखिए इनकम जो आपकी जो सैलरी है, आपकी इनकम सो सैलरी है वो है आपकी 50 के। ठीक है, आपने कहीं भी रेंट लगा रखा है वहाँ से आपको 20 के आ जा रहा है। ठीक है, और बाकी आपने अब आपको अपना बजट पूरा करने के लिए कितना चाहिए भाई, 30,000 चाहिए। ठीक है ना, 30,000 चाहिए, तो इसके बाद आपने क्या किया भाई, उधार ले लिया है 30 के। ठीक है, तो ये जो आपका उधार जो आया है, ये जो आपका उधार जो आया है भाई, ये उधार क्या बताता है, ये उधार किससे हम पता कर पाते हैं, इस फिस्कल डिफिसिट से पता करते हैं। तो देखिए फिस्कल डिफिसिट FD इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है जो हम नेक्स्ट क्लास में जब भारत सरकार का बजट पढ़ेंगे उसमें और भी डिटेल करेंगे, लेकिन इसमें भी मेरी कोशिश है बताने का। फिस्कल डिफिसिट जो निकाला जाता है वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो आपका है अब देखिए पहले तो ये देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं घाटा, तो घाटा मतलब क्या है भाई, आपका जो खर्च है वो ज़्यादा है इनकम से। ठीक है ना, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम है,
तो यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंडिचर पहले लिख करके हम लोग हटा रहे हैं इनकम से, लेकिन इनकम कौन सा इनकम, जिस इनकम में जो इनकम आपका सैलरी रहा, रेंट रहा, यानी इसमें आपकी क्या है भाई, जिम्मेदारी नहीं है। और अगर जिम्मेदारी नहीं है तो उस इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, याद करिए, उस इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, इधर आ जाइए एक बार, मैंने आपको बताया था। वैसे ही इनकम जिसमें सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं राजस्व आय, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, रेवेन्यू इनकम कहते हैं। तो यहां पे आ जाएगा फिजिकल डिफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा भाई, क्या इंक्लूड नहीं है आपका, उधार, ठीक है ना, यानी कि इसमें एक्सेप्ट होता है उधार। तो अब देखिए कैसे निकला, टोटल एक्सपेंडिचर कितना भाई आपका 1,00,000 रुपए है, और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि सैलरी और रेंट से खर्चा कितना, या 50 और 20, ठीक है। तो 1,00,000 माइनस कितना या 70, तो कितना आया भाई, 30,000 आ गया। फिजिकल डिफिसिट 30,000 और उधार भी आपका 30,000। अब समझ में आ गया भाई, फिजिकल डिफिसिट क्या बताता है कि आपको बजट पूरा करने के लिए आपको कितना उधार लेना है। तो अब ये डाटा याद करिए भाई, ये डाटा आपको मेन याद करना है, लेकिन ये समझाना मेरा काम था राजकोष, बहुत मैंने बेसिक से नहीं समझाया हूँ, बिल मानता हूँ, क्योंकि लंबा हो चुका भाई वीडियो, ठीक है। अब ये सब मैं भारत सरकार के बजट में बताता हूँ डिटेल, अब 2 क्लास उसमें लगेगी, खैर। तो देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो फिजिकल डिफिसिट है भाई 2025-26 का 11,253 करोड़ है, जो जीएसडीपी का यानी कि राज्य सरकार का जो घरेलू उत्पाद है उसका 2.02% है। और पिछले साल का जो था भाई फिजिकल डिफिसिट 9,500 करोड़, जो जीएसडीपी का कितना था भाई, कितना था, 2.02% था, ठीक है। 11,253 करोड़ क्या है भाई आपका फिजिकल डिफिसिट। अब प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, अब इसको समझिए। देखिए प्राइमरी डिफिसिट मतलब ये होता है कि आपने जो उधार लिया है, ठीक है, उस उधार में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, ये पता चलता है प्राइमरी डिफिसिट से। मतलब आपने जो 30,000 जो उधार लिया भाई, तो आप पे इसके साथ इंटरेस्ट भी करेंगे ना, मान के चलिए 34,000 आप पेमेंट कर रहे होंगे, तो ये 4,000 जो आप इंटरेस्ट पे किए हैं, ठीक है ना, जो 4,000 आपने इंटरेस्ट पे किए वो हमें पता चलता है प्राइमरी डिफिसिट से। तो चलिए बस अभी इसको मैं कैलकुलेशन करना नहीं सिखाऊंगा अभी, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ही। तो प्राइमरी डिफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा जो है 4,809 करोड़ रुपए, कितना भाई, 4,899 करोड़, यानी कि इतना जो है सरकार क्या कर रही है भाई, समझिए सरकार इतना क्या कर रही है, प्राइमरी डिफिसिट हमें यह बता रही है कि सरकार इतना केवल इंटरेस्ट में दे रही है। यानी सरकार जो 20,000 करोड़ रुपए जो लिए थे, ठीक है, उसमें से 4,899 करोड़ रुपए क्या है, वो केवल इंटरेस्ट चुका रहे हैं, और रेस्ट जो आपका है यानी कि 11,253 करोड़ जो है क्या है, बजट को पूरा करने के लिए इतना उधार ले रही है सरकार, उसमें से 4,000 इतना क्या है भाई, इंटरेस्ट में चल जा रहा है, केवल इंटरेस्ट चुकाने में। 30,000 में जो 34,000 दे रहे हो वो 4,000 जैसे जा रहा ना इंटरेस्ट चुकाने में, और बाकी जो है वो आपका प्रिंसिपल का अमाउंट घट रहा है, ठीक है। तो मेन जब तक ये कमेगा नहीं और तब जाकर के ये नहीं कमेगा, और जब ये जीरो होगा तब जाकर के इसकी चांसेस है फिर जीरो होने का, यानी उधार आपका जीरो होगा। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया भाई, देखिए मैंने आपको फिजिकल डिफिसिट का ये डाटा आपको याद कराया। फिजिकल डिफिसिट क्या बताता है कि आपको अपने बजट को पूरा करने के लिए 11,253 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ 11,253 करोड़ उधार लेना पड़ता है, और आपने यहाँ उधार लेना में आपने दिखाया है 20,000 करोड़, डाउट है ना भाई। तो अब समझिए यहाँ पे 20,000 जो करोड़ रुपए है, समझिए, और यहाँ है 11,253 करोड़, ये आपका फिजिकल डिफिसिट, ये आपका टोटल बोरोइंग, मतलब कि ये आपका कैपिटल क्या है भाई, कैपिटल क्या है, ये आपका इनकम है, जिसमें आपका डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश, यानी कि 11 2 घटाइए, 10 में से 3 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ठीक है, और ये हो गया 9 में से 1 गया तो 8, यानी इतना करोड़ रुपए सरकार ने अपनी संपत्ति को बेची होगी, ठीक है ना, समझिए इतना सरकार ने अपनी संपत्ति को बेचा है, बेच करके इतना कमाया है 8,700। तो 11,253 करोड़ तो सरकार का उधार है भाई, ठीक है ना, मतलब 20,000 करोड़ में ये कंप्लीट इस प्रकार से, इसमें 8,700 करोड़ रुपए क्या है, सरकार ने अपना संपत्ति बेचा, देखिए अदर लिखा हुआ है, और उधार क्या है भाई आपका 11,253 करोड़, जो आपको यहां से पता चला। और प्राइमरी डिफिसिट पता चला कि जो ये उधार आपने लिया है 11,253 करोड़ में केवल 4,899, मतलब कि अप्रोक्स 5,000 करोड़ केवल इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है, यानी पहले का जो उधार है उसका ही इंटरेस्ट अभी जा रहा है। बकाया जो बच रहा है कितना, 11,200 में 4,000 घर है तो 6,000 करोड़ जो है बाकी, वो केवल प्रिंसिपल माइनस हो रहा होगा, समझे। और एक होता है रेवेन्यू डिफिसिट। तो देखिए रेवेन्यू डिफिसिट जो है आपका राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा कैसे निकलता है, राजस्व
व्यय माइनस राजस्व आय, ठीक है। तो राजस्व व्यय मतलब सैलरी में, पेंशन में, मनोरंजन के साधन में, या आप इंटरेस्ट चुका रहे हैं उसको होता है। और राजस्व इनकम मतलब कि आप जो टैक्स से कमा रहे हैं, नॉन टैक्स, तो ये माइनस करके आता है आपका राजस्व घाटा, ठीक है। तो वो इस बार का राजस्व घाटा कितना है, वो है 14,517 करोड़, जो जीएसडीपी का 2.61% है। ये आपको याद करना होगा। अब ग्रोथ रेट याद करिए कितना, आर्थिक विकास दर कांस्टेंट प्राइस जो एक्सपेक्टेड रखा गया 2025 का 7.5%, ग्रोथ रेट करंट प्राइस का जो एक्सपेक्टेड जो अनुमानित है आपका 9.9%। झारखंड का जो सकल घरेलू जो उत्पाद है वो आपका जीएसडीपी जो 2023-24 झारखंड सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो है आपका राज्य घरेलू उत्पाद जो है 4.6 ट्रिलियन, यानी कि इतना आपका 4,61,000 टन है, आपका एक टन बोल रहा हूँ, करोड़ है। और सरकार का जीएसडीपी लक्ष्य कितना, 29-30 तक का 10 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। ये सब डाटा एकदम याद रखेगा। स्थापना यानी कि स्टैब्लिशमेंट जो खर्चा है, कोई भी चीज का जो स्टैब्लिशमेंट में सरकार का खर्च हो रहा है 53,658 करोड़, ये एकदम याद करिएगा। इसे मैंने एकदम निचोड़ रख दिया है। एक स्कीम में सरकार का 91,741 करोड़, और रेशियो इन दोनों का निकालेंगे तो 37, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रेशियो। अब देखिए सेक्टर होता है एक जनरल सेक्टर, सोशल सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर। तो जनरल सेक्टर में सामान्य क्षेत्र में जो सरकार की जो खर्च होती है वो होती है 37,884 करोड़। सोशल यानी कि समाज के वेलफेयर के, जैसे कोई स्कीम चला रहे सरकार, जल नल योजना वगैरह, ये सब जो है आपका 62,840। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए 44,675 करोड़। बच्चों के लिए बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको नोट्स बाकी शेयर कर दूंगा। मैया सम्मान योजना के लिए देख सकते हैं 13,363 करोड़, 13,363 करोड़ रुपए योजना बजट का 14.56% है कुल बजट का। मतलब कि समझिए जो बजट मैया सम्मान योजना के लिए जो सरकार ने पैसा रखा है 13,363 करोड़, यानी 1,45,400 करोड़ जो बजट है सरकार की, उसमें से जो योजना का जो बजट है, ठीक है ना, उस योजना का बजट का कुल 14% से 14.5% केवल पैसा मैया सम्मान योजना के लिए सरकार रखी है, सोच सकते हैं। और कुल बजट 1,45,400 करोड़ का 10% बजट आपका पैसा यहीं पे जा रहा है मैया सम्मान योजना में। इसलिए भाई कहाँ से फिर देश का विकास होगा या गरीबी खत्म होगी, लोग तो भाई समझ नहीं पाते हैं। खैर अब ये सब चीजें हो गई। मुख्यमंत्री कन्यादान समृद्धि स्मृति योजना के लिए इतना रकम रखा गया। 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, राजकीय विश्वविद्यालय, ये सब अब इंपॉर्टेंट उतना मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो मेन पार्ट था समझा दिया हूँ भाई। अब आइए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सरकार का जो पैसा आ रहा कहाँ का, सही आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं चार्ट बता रहा हूँ। देखिए सबसे ज्यादा अगर देखें तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा डाटा मिलेगा जो स्टेट शेयर ऑफ सेंटर, यानी कि सबसे जो यहाँ इनकम सरकार की, राज्य सरकार की इनकम बताया जा रहा है कि 1 नंबर में जो सबसे ज्यादा इनकम कौन कहाँ से दे रहा है, केंद्र सरकार से ही इनको पैसा मिल रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ से मिल रहा है, ये सब क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो राज्य सरकार खुद जो टैक्स लगाती है, ठीक है, राज्य ऑन टैक्स से जो कर कमा रही है भाई, वो आपका 24.21%, मतलब अपनी एम्प्लॉय को सैलरी जो देती है उससे टैक्सेस कमा रही है वो। फिर तीसरे नंबर में है जो नॉन टैक्स फी वगैरह लाइसेंस से कमा रही है, तीसरे नंबर पे है ये। उसके बाद चौथे नंबर में जो उधार देख सकते हैं, चौथे नंबर में उधार ले रही है 13.76%, कितना था 20,000 करोड़। और फिजिकल डिफिसिट में मैंने बताया था 11,253 करोड़। जो अनुदान में मिल रहा है वो 11.47% है। और सबसे कम रिकवरी जो लोन करके एडवांस है वो 6 नंबर में। तो ये अरेंज करने का हो गया। अब ये पैसा देखिए कहाँ जा रहा है, यानी एक्सपेंडिचर कहाँ, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्चा रहा, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा खर्च 17.6 यहीं पे है, ठीक है ना, यानी कि वेलफेयर और सोशल वेलफेयर, यानी कि यहीं पे समझ रहे हैं 17.47%, मतलब कि 10% मैया सम्मान योजना का यहीं पे गया हुआ, ठीक है ना, वेलफेयर। और ये पहला नंबर में आ गया आपका जो खर्च होगा। इसके बाद अगर आप खर्च में देखें तो ये है आपका एजुकेशन सेक्टर में 12.11%, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रूरल डेवलपमेंट का 11.3%, 3 नंबर पे है। उसका चौथे नंबर में अगर आप देखना चाहे तो हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा। 5वें नंबर में देखेंगे तो 6.82%, इससे नहीं पेंशन में जा रहा है। फिर देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 5वां नंबर में ही है भाई, पेंशन में बहुत खास अच्छा खासा पैसा जा रहा है, 7% जा रहा है। लैंड एंड रेवेन्यू में जा रहा है आपका 8वां नंबर में ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इतना याद रखिएगा 8 अरेंज करने के लिए, ठीक है। ये इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है अब आपका, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब काफ़ी है इतना। अब बाकी हम जब भारत सरकार की जब बजट प्रस्तुत कर रहे होंगे तो वो आपको मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये रहा भाई। और सेशन कैसा लगा जरूर लाइक करिएगा, काफ़ी मेहनत भी लगती है चीज़ों को बताने में। हाँ बहुत फास्ट वे में मैंने निकला हूँ चीज़ों को, लेकिन बजट में काफ़ी स्लो में पढ़ाता भी हूँ। लेकिन यहाँ पे अब तो भाई फाइनल टाइम है, फाइनल समय या खेल हो रही है। एप्लीकेशन वगैरह मैंने डिटेल से समझाया हर एक चीज़ को, तो इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
यहाँ से फिक्स है, इससे बाहर बजट में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकताएं नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।